हेलो। आज के इस वीडियो में अपन आरसी चार्जिंग सर्किट कर्व्स के बारे में देखेंगे। इसको एक नाम से और बोल सकते हैं, चार्जिंग कर्व ऑफ द कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर के जो चार्जिंग कर्व्स होते हैं, जैसे कि टाइम के साथ कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कैसे इंक्रीज़ करता है और टाइम के साथ सर्किट में जो करंट होता है वो कैसे इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है। ठीक है, वो दोनों चीज़ें अपन देखेंगे। सबसे पहले, जैसे कि मैं बहुत बार इस पे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कैपेसिटर चार्जिंग सर्किट का। आप देख सकते हैं कैपेसिटर चार्जिंग सर्किट आपके सामने। यहाँ पे डीसी वोल्टेज सोर्स लग रखा है और स्विच है एस, और रेजिस्टेंस लग रखा है और एक कैपेसिटर लग रखा है। देखो, मैं आपको बताता हूँ, इनिशियली कंडीशन में था ना, जो स्विच था वो कहाँ पे था, बी पे था, ताकि अपना थोड़ा बेस डेवलप हुआ। जब ये स्विच जो था वो बी पे था, इसका मतलब ये जो बैटरी थी वो कैपेसिटर से, देखो आप, कनेक्ट नहीं थी, क्योंकि जब ये इस पे होगा तो बैटरी तो कनेक्ट है ही नहीं। ठीक है ना। तो देखो उस वक्त क्या था, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था ना वो कितना था, ज़ीरो था। अब देखो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो था वो ज़ीरो क्यों था। देखो कैपेसिटर की जो प्लेट्स बनी है ना वो मेटल की बनी है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मेटल के पास हालांकि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, सॉरी, फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हर चीज़ किसकी बनी है, एटम की बनी है। तो एटम है तो भैया उसमें प्रोटॉन भी होंगे और इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है, और आप जानते हैं कि एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। तो ये जो प्लेट है इसके पास हालांकि फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, लेकिन जितने जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, उतनी नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं। मतलब इसके पास जो नेट चार्ज है वो कितना है, जीरो है। ये अपन को नाइन्थ क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, वैसे ही इस प्लेट के पास भी नेट चार्ज कितना होगा, ज़ीरो होगा। अब दूसरी बात ये आती है कि जब नेट चार्ज ज़ीरो है, या फिर मैं बोल दूँ चार्ज ज़ीरो है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q इक्वल्स टू सी वी। इसका मतलब है कि जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वोल्टेज के। तो अगर चार्ज ही जीरो है तो वोल्टेज क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इनिशियल कंडीशन में यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, ज़ीरो होगा। ये मैं आपको समझाना चाहता था। ठीक है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज भी बढ़ेगा, जिसको मैंने नाम दिया है वीसी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब देखो, टाइम इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू जीरो पे मैंने क्या करा, इस स्विच को ए पे कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब मैंने कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया अपने डीसी वोल्टेज सोर्स से एक रेजिस्टेंस के थ्रू। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया टाइम इक्वल्स टू जीरो पे, तो एकदम से वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले ये वाली बात याद रखना। तो टाइम इक्वल्स टू जीरो पे जब मैंने इसको कनेक्ट किया था तो वोल्टेज जो था इस कैपेसिटर के अक्रॉस वो कितना था, ज़ीरो था। अब सुनो, जैसे ही मैंने बैटरी को कनेक्ट किया तो यहाँ के जो फ्री चार्ज कैरियर्स थे, मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज थे और नेगेटिव चार्ज थे, तो यहाँ के जो पॉजिटिव चार्ज थे वो, सॉरी, यहाँ के जो नेगेटिव चार्ज थे, यहाँ पे देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हैं। ये मैंने बाद की कंडीशन बना रखी है कि बाद में क्या रह जाता है, इसलिए मैंने प्लस प्लस कर रखा है। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज थे, तो यहाँ के जो नेगेटिव चार्ज थे वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, और इस सर्किट को में फ्लो होते होते इस वाली प्लेट पे आके अक्यूमुलेट होने लगे, या फिर मैं बोल देता हूँ जमा होने लगी। तो देखो हुआ क्या, यहाँ से तो नेगेटिव चार्ज निकल रहा है और यहाँ पे आके अक्यूमुलेट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है तो नेट चार्ज कितना हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आके अक्यूमुलेट हो रहा है तो यहाँ पे ज़्यादा कौन सा चार्ज बन रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे कितना हो गया, नेट चार्ज हो गया नेगेटिव। तो देखो अब की बार क्या होगा, चार्ज का डिफरेंस आ गया। तो अपन को पता है चार्ज का डिफरेंस आ गया, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज या पोटेंशियल भी बिल्ड होने लग गया, बिल्कुल इसी फॉर्मूले। अब देखो जैसे जैसे चार्ज यहाँ पे आके अक्यूमुलेट होने लग जाएगा, चार्ज का डिफरेंस और बढ़ेगा, या फिर चार्ज का डिफरेंस और बढ़ेगा, और तो मैं कह सकता हूँ कि चार्ज का डिफरेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज भी धीरे धीरे क्या करेगा, टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज करेगा। तो एक बात आपने पकड़ ली, जैसे ही मैंने बैटरी लगाई कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज होने लगता है। अब देखो कब तक इंक्रीज होने लगेगा, ये वाली बात भी आती है। तो देखो मेरी बात सुनो, जैसे ही बैटरी लगाई थी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके अक्यूमुलेट इधर होने लगे, लेकिन यहाँ पे एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इकट्ठे हो गए। तो अब जो नेगेटिव चार्ज आने वाला है ना, तो वो क्या करेगा, अब जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको ये जो प्लेट के नेगेटिव चार्ज है वो रिपेल करेंगे। इसका मतलब ये है कि अब और चार्ज को आने नहीं देंगे। शुरुआत में तो बहुत तेज़ी से चार्ज आ रहे थे क्योंकि यहाँ पे कोई रिपेल करने वाला नहीं था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होने लगे वैसे वैसे वो फर्दर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था उसको क्या करने लगे, रिपेल करने लगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो धीरे धीरे कम होने लगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम होने लगा, इसको मैं बोल सकता हूँ कि करंट का फ्लो कम होने लगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही अपन करंट बोलते हैं। और बस इतना डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन, करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है, वो मैंने यहाँ पे बना दिया। तो देखो आपने दो बातें पकड़ी, एक तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा था, और जो सर्किट में जो करंट था
या फिर मैं बोल दूँ इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो था वो टाइम के साथ डिक्रीज होता था। तो आप यहाँ पे एक बात पकड़ के चलो कि टाइम इक्वल्स टू जीरो पे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जीरो था, लेकिन टाइम के और करंट क्या था, मैक्सिमम था। इसको मैं समझाऊंगा कि ये वाली ये जो इक्वेशन है ये आई कहाँ से। तो पहले आप मेरी बात सुन लो, सिर्फ इतना सा कि जब टाइम इक्वल टू जीरो था, मैंने कहा एकदम से वोल्टेज नहीं बढ़ा था, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना था, जीरो था, और करंट जो था एकदम हैवी फ्लो हो रहा था, क्योंकि उसको कोई ओपोज करने वाला नहीं था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज होने लगा, और कितना इंक्रीज होने लगा, उसने इस बैटरी जितना वोल्टेज अटेन कर लिया, इस फोर्स वोल्टेज जितना वोल्टेज अटेन कर लिया। और जैसे जैसे इसने सोर्स वोल्टेज जितना वोल्टेज अटेन कर लिया, तो करंट कितना हो गया, जीरो हो गया। और ये करंट जीरो कब कब हुआ, जब टाइम इक्वल्स टू इन्फिनिटी था। ये वाली जो कहानी है मैं आपको आगे भी समझाऊंगा, मैं सिर्फ आपको थ्योरेटिकल वे में इसको बारे में बताना चाहता था। देखो, मैं आपको बता रहा था कि जैसे ही कैपेसिटर से वोल्टेज सोर्स को जोड़ेंगे, कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज इंक्रीज होने लगेगा, चार्ज इंक्रीज होने लगेगा तो वोल्टेज इंक्रीज होने लगेगा। अब देखो ये इंक्रीज कैसे, किस हिसाब से होते हैं, वो दी गई है इस इक्वेशन के हिसाब से इंक्रीज होते हैं। मतलब जैसे इंक्रीज होते हैं वो इस इक्वेशन से समझाया गया है। तो यही लिखा है, देखो, चार्ज इंक्रीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। देखो इस इक्वेशन का जो डेरिवेशन है मैंने अलग वीडियो बना के उसको बता रखा है। ठीक है, तो देखो ये जो क्यू है वो क्या है, कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज, ठीक है, जो कि इंक्रीज हो रहा था, इक्वल्स टू क्यू नॉट, जो मैक्सिमम चार्ज बैटरी या जो सोर्स है वो सप्लाई कर सकती है। ब्रैकेट में है 1 माइनस ई की पावर माइनस कैप स्मॉल टी अपॉन आर सी। देखो ई तो आपको पता ही है, यूलर नंबर होता है जो नेचुरल लॉग में लगता है, बेस में, नेचुरल लॉग के बेस में लगता है, जिसकी वैल्यू होती है 2.718। अब ये जो स्मॉल टी होता है ये क्या है कि कैपेसिटर से बैटरी को अटैच करने के बाद या कनेक्ट करने के बाद कितना टाइम बीता है, वो किससे पता पड़ेगा, वो कौन बता रहा है, वो डिनोट कर रहे हैं इस टी से। मतलब कि कैपेसिटर से बैटरी को कनेक्ट करने के बाद या वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करने के बाद कितना टाइम बीता है। और अपॉन में जो है ये है आर सी, इसको बोलते हैं अपन टाइम कांस्टेंट। देखो इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, हालांकि इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं इसमें भी आपको बताऊंगा, यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। इस टाइम कांस्टेंट को कैपिटल टी कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई। अब देखो कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज इंक्रीज होगा तो वोल्टेज भी इंक्रीज होगा। अब जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है वो दिया जाता है इस इक्वेशन से। ये है वीसी, मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल्स टू सोर्स वोल्टेज, और बाकी जो टर्म है वो बिल्कुल वैसी की वैसी है जो मैंने आपको ऊपर समझाई थी, 1 माइनस ई की पावर माइनस स्मॉल टी अपॉन आर सी। आर सी को ऊपर कैपिटल टी भी बोल सकते हैं। अब देखो मैंने आपको बताता था जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होता जाता है करंट क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। तो जो करंट डिक्रीज होता है वो दिया जाता है इस इक्वेशन से। ये आई है सर्किट के अंदर, करंट इक्वल्स टू आई नॉट, जो इनिशियल करंट था, टाइम इक्वल्स टू जीरो पे, बाकी ये ई की पावर माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी लिख लो या फिर आप इसको आर सी लिख लो। देखो मैंने आपको वहाँ पे एक चीज़ बताई थी कि जैसे ही बैटरी से कैपेसिटर को कनेक्ट किया था तो एक हैवी करंट फ्लो करा था। जो इनिशियल करंट था वो बहुत ही हाई था और धीरे धीरे वो क्या करने लगा, ड्रॉप करने लगा या कम होने लगा, और होते होते वो जीरो हो गया। अब देखो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको समझाऊंगा कि जो इनिशियल करंट है वो हाई क्यों था, वो मैंने आपको थ्योरेटिकली समझा दिया था। अब मैं आपको यहाँ पे केवीएल लगा के समझाऊंगा इस सर्किट में। तो देखो केवीएल लगाने से पहले केवीएल क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। केवीएल क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड अ क्लोज लूप इज जीरो। कोई सा भी क्लोज लूप है उसके अराउंड जो एल्जेब्रिक सम होगा वोल्टेज का वो कितना होगा, जीरो होगा। तो आपको ये एक क्लोज लूप दिख रहा है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप प्लस इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, इन तीनों का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो फिर दूसरी बात आती है, केवीएल लगाने से पहले अपन क्या करेंगे, पोलरिटी मार्क कर लेंगे। जैसे कि इसकी अपन को पता ही है, वोल्टेज की जो बड़ी वाली लाइन होती है वो बड़ा वाला जो टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटा वाला टर्मिनल जो होता है नेगेटिव टर्मिनल होता है। और कैपेसिटर के अक्रॉस मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल। रही बात इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोलरिटी, तो आप हमेशा याद रखना करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल से की तरफ फ्लो करता है, या फिर मैं बोल दूँ करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से निकलता है और लो पोटेंशियल के अंदर जाता है। तो देखो करंट यहाँ से निकल रहा है तो ये वाला टर्मिनल कौन सा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, और इसके अंदर घुस रहा है तो ये वाला टर्मिनल कितना हो गया, नेगेटिव टर्मिनल। तो अब अपन इसमें केवीएल लगा सकते हैं। केवीएल लगा के अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, करंट की वैल्यू निकालनी, क्योंकि उसी को जो देखना है कि इनिशियली मैक्सिमम क्यों थी और फिर धीरे धीरे घटते हुए जीरो कैसे हो गई। तो देखो केवीएल लगाने के अंदर आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ती है कि जो पोलरिटी लेनी है इस वोल्टेज की और इस वोल्टेज की, वो कैसे लेनी है। तो देखो जिस टर्मिनल से करंट लीव कर रहा है ना,
वो पोलैरिटी लेता है। जैसे करंट यहाँ से ऐसे फ्लो कर रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, तो जो ये वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी है वो पॉजिटिव लेंगे। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसकी पोलैरिटी कैसे लेनी है, देखो यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है, तो इसकी पोलैरिटी क्या ले ली, नेगेटिव ले ली। फिर ऐसे ऐसे फ्लो करते हुए यहाँ से भी नेगेटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है, तो इसकी पोलैरिटी भी क्या ले ली, नेगेटिव ले ली, इक्वल्स टू जीरो। मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप प्लस इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अपन को निकालना है आई, तो आई वाली टर्म एक तरफ, बाकी सारी टर्म एक तरफ। तो अपने पास करंट की वैल्यू निकल के आ गई इस सर्किट में, वी एस मतलब सोर्स वोल्टेज माइनस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अपॉन रजिस्टेंस। अब मेरी एक बात को ध्यान से सुनना भाई, अपन को निकालना है करंट, ठीक है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप मान लो कि 1 है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू तो फिक्स रहने वाली है, और इस सोर्स वोल्टेज की वैल्यू भी फिक्स रहने वाली है, इसको मान लो आप 5, ठीक है। और इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो इंक्रीज करेगा, तो इसकी वैल्यू तो आपने 1 मान ली, तो इसका तो रोल ही खत्म हो गया, ठीक है। अब आई इक्वल्स टू वी एस सोर्स वोल्टेज माइनस वी सी। अब सोर्स वोल्टेज की मैंने 5 वैल्यू मानी, और जब ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मैंने सर्किट में कैपेसिटर से बैटरी अटैच की ही थी। तो देखो जैसे ही मैंने आपको बताया था सर्किट से बैटरी अटैच की थी, तब मैंने इसको सॉरी कैपेसिटर से बैटरी अटैच की थी, तब मैंने टाइम इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू जीरो माना था। और मैंने आपको बताया था कि टी इक्वल्स टू जीरो पे एकदम से वोल्टेज बिल्ड नहीं होता, टी इक्वल्स टू जीरो पे जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। तो देखो वी एस 5 है माइनस जीरो, तो करंट कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे इसके अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज बिल्ड होगा, तो मतलब 5 माइनस 1, अब कितना रह गया, 4 रह गया। तो देखो आप खुद देख लो कि भाई पहले तो 5 था, और जैसे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज हुआ, करंट कितना रह गया, 4। फिर मान लो कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो 3 आ गया, तो अब जो वोल्टेज था वो कितना रह गया, 5 - 2 इक्वल्स टू 3। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इनिशियल कंडीशन में जब वी सी 0 था तो करंट 5 था, यानी मैक्सिमम था, और जैसे जैसे वी सी इंक्रीज करने लगा तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होने लगा। और एक टाइम ऐसे आया कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज था वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल हो गया, तो करंट कितना हो गया, जीरो हो गया। तो कहने का मतलब मैंने आपको इसमें केवीएल लगा के भी समझा दिया कि इनिशियली करंट तो जब वो वेरी हाई था, तो और वो था वी एस अपॉन आर, क्योंकि वी सी की वैल्यू थी धीरे, वी सी की वैल्यू जो थी टी इक्वल्स टू जीरो पे जीरो जीरो थी, क्योंकि एकदम से वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज जो है वो बिल्ड नहीं हुआ था, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज बिल्ड नहीं हुआ था, तो जो वोल्टेज था उसके अक्रॉस वो जीरो था। तो इनिशियल करंट जो टी इक्वल्स टू जीरो पे था वो कितना हो गया, वी एस अपॉन आर। तो देखो मैं आपको ये और बता दूं कि मैंने यहाँ पे आई नॉट क्यों लिखा इनिशियल करंट को, क्योंकि मैंने ये इसको काम में ले लिया कि टी इक्वल्स टू जीरो है, तो मैंने जो इनिशियल करंट था उसको मैंने आई नॉट नाम दे दिया। मैं आपको इसमें यही समझाना चाह रहा था। आपको इस आरसी के बारे में बताता हूँ, मैंने कहा था ना मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा इसके बारे में। इसको जैसे कि मैंने आपको बताया था टाइम कांस्टेंट कहते हैं। देखिए मैं आपको आरसी के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस फॉर्म का होता है एफ एक्स इक्वल्स टू बी की पावर एक्स। यहाँ पे बी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और एक्स जो होता है वो वेरिएबल होता है। मतलब बी की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी और एक्स की वैल्यू वेरी करेगी। अपन एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे और अपन को एफ एक्स की वैल्यू मिलती जाएगी। तो जो वेरिएबल पार्ट होता है जिसकी वैल्यू अपन प्रोवाइड करेंगे तो अपन को फंक्शन का रिजल्ट मिलेगा, तो वही क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कौन है, जो वेरिएबल होता है जो पावर में होता है एक्स। तो यही लिखा देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अ वैल्यू प्रोवाइडेड टू ऑब्टेन द फंक्शन रिजल्ट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जिसकी अपन वैल्यू डालेंगे तो अपन को फंक्शन का रिजल्ट मिलता रहेगा। वैसे ही आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे वी एस बैटरी का वोल्टेज फिक्स है, और ई जो यूलर नंबर है वो भी फिक्स है 2.718। वो इसका जो ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, इसकी पावर में ये आर्ग्यूमेंट है। इसमें जो टी की वैल्यू के स्मॉल टी की वैल्यू वो फिक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि वो टाइम बता रहा है कि बैटरी लगाने कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी लगाने के बाद कितना टाइम बीता है। और इसी आर्ग्यूमेंट में जो ये टर्म आ रही है आरसी, इसको क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। बिल्कुल ये कि यही बात मैंने लिखी है, ये बात मेरे को आपको बताना जरूरी था क्योंकि कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में आ जाता है। तो देखो ये लिखा है द क्वालिटी आरसी the quantity RC which appear in the argument of the exponential function is known as time constant of the system। जो क्वांटिटी RC जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में है उसको अपन क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट ऑफ द ठीक है, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था टाइम कांस्टेंट कैपिटल टी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन टाउ से, ग्रीक लेटर है, और जिसका फॉर्मूला होता है आर इंटू सी। और ई आपको पता ही है, जैसे मैं आपको बार बार बताया हुआ है कि ई यूलर नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 2.71828, जो नेचुरल लॉग का के बेस में होता है, लॉग
के बेस में ई, इसको अपन नेचुरल लॉग भी बोलते हैं। और टी, जैसे कि मैं स्मॉल टी में आपको बताता आया हूँ, क्या है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज या बैटरी लगाने के बाद कितना टाइम बीता है। तो देखो मैंने यही लिखा है, इट इज़ द टाइम इज टी इज द इलेप्स टाइम सिंस द एप्लीकेशन ऑफ सप्लाई वोल्टेज। वोल्टेज कैपेसिटर को सप्लाई वोल्टेज की सप्लाई देने के बाद कितना टाइम बीता है। और वी सी क्या है, जो ये वी सी है वो क्या है, ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक बार बताता हूँ। ये जो वी सी है वो है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज टी टाइम बीतने के बाद कितना वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस बिल्ड हुआ है। तो देखो मैंने यही लिखा है यहाँ पे, वी सी क्या है, इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट टाइम टी सेकेंड आफ्टर द स्विच हैज बीन क्लोज। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज लगाने के बाद कितने टाइम बाद कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज बिल्ड हुआ है, उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, वी सी से, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो इस टॉपिक के मेन पार्ट पे आते हैं। देखो अपन को चार्जिंग कर्व पढ़ना था। एक तो अपन को पढ़ना था कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का कर्व पर, चार्जिंग कर्व पर देखना था कि टाइम के अक्रॉस, टाइम के अकॉर्डिंग वोल्टेज कैसे इंक्रीज होता है कैपेसिटर के अक्रॉस। दूसरा अपन को देखना था, कर्व देखना था कि टाइम के अक्रॉस सर्किट के अंदर करंट कैसे डिक्रीज करता है। देखो मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको एक आइडिया दूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं इसको आपको डिटेल में भी बताऊंगा। तो देखो सबसे पहली बात तो मैं शुरू करता हूँ कि जैसे ही आपको पता है कि जैसे ही अपन वो बैटरी लगाते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस, तो देखो एकदम से वोल्टेज इंक्रीज होने लगता है, ठीक है, इंक्रीज होता है, होता है एक पॉइंट तक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक पॉइंट तक इंक्रीज होता है और वहाँ पे कैपेसिटर क्या हो जाता है, फुल्ली चार्ज हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, मतलब उसने बैटरी का वोल्टेज अटेन कर लिया। अब बैटरी के वोल्टेज अटेन करने के बाद और तो चार्ज हो नहीं सकता, इसलिए फ्लैट लाइन आ जाती है। तो देखो मैंने यहाँ पे ये शो कर रखा है कि जैसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज लगाया, कैपेसिटर के अक्रॉस एकदम से वोल्टेज इंक्रीज करा, ठीक है। और फिर एक पॉइंट आया कि कैपेसिटर ने क्या करा, बैटरी का वोल्टेज अटेन कर लिया, फिर फर्दर फिर कैपेसिटर के वोल्टेज के अक्रॉस कोई भी चेंज नहीं आया। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अपन एग्जैक्ट टाइमिंग इस फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कभी बता ही नहीं सकते, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि जैसे ही बैटरी के अक्रॉस उसके अक्रॉस वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज लगाया, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो एकदम से इंक्रीज करने लगा, जैसे कि आप देख रहे हो। फिर एक टाइम आया 5 टाइप कांस्टेंट, वहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा। ये मैंने लिख रखा है CFC। तो देखो ना तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 5 टाइम कांस्टेंट पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया होगा, लेकिन अपन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए मान लेते हैं कि एक टाइम आता है जिसको अपन बोलते हैं 5 टाइम कांस्टेंट। वहाँ पे क्या होता है, कैपेसिटर को अपन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए मान लेते हैं कि वहाँ पे क्या है, कैपेसिटर अपना फुल्ली चार्ज हो गया। और इस 5t कांस्टेंट से पहले के पीरियड को अपन बोलते हैं, वापस से बोल देता हूँ, इस 5t कांस्टेंट से पहले के पीरियड को अपन बोलते हैं ट्रांजाइंट पीरियड, जिसमें जो होता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू है वो इंक्रीज होती ही जाती है। मतलब हर पॉइंट पे वैल्यू डिफरेंट होती है, जैसे कि आप देख लो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट है। तो मैंने ये बोल रहा हूँ कि इस 5t कांस्टेंट से पहले का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं ट्रांजाइंट पीरियड। ट्रांजाइंट का मतलब होता है कि वैल्यू चेंजेस कंटिन्यूसली, ठीक है। तो देखो 5t कांस्टेंट से पहले के टाइम को बोला ट्रांजाइंट पीरियड, जहाँ पे क्या होता है, कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो रेगुलरली चेंज हो रहा है। और 5t कांस्टेंट पे अपन ने मान लिया कि कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज हो गया, हालांकि वो हुआ नहीं। उसके बाद का जो पीरियड है, जैसे कि अपन ने मान लिया कि कैपेसिटर बैटरी के वोल्टेज के जितना चार्ज हो गया, तो उसके बाद फर्दर तो कोई चेंज आना नहीं है। तो उसके बाद एक स्टेडी स्टेट आ गई कि अब फर्दर कोई अपन को क्या करेगा, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि उसने बैटरी का वोल्टेज अटेन कर लिया है। इस पीरियड को अपन ने मान लिया स्टेडी स्टेट पीरियड, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टेडी स्टेट पीरियड में तो अपन को पता है वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, उतनी वैल्यू होगी जितनी बैटरी के वोल्टेज की है। लेकिन अपन को ट्रांजाइंट पीरियड जो रहता है उसमें जो वैल्यू है वो रेगुलर इंक्रीज कर रही है। तो अपन को एक इक्वेशन पता होनी चाहिए कि हर पॉइंट पे अपन क्या करें, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज को निकाल सके। तो वो दिया जाता है इस इक्वेशन से, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे क्या है, टाइम कितना बीता है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज लगाने के बाद, ठीक है। आप इतनी बात समझ गए होंगे। देखो किसी किसी बुक में ट्रांजाइंट पीरियड को ऐसे बोला गया है कि 4 टाइम कांस्टेंट के बाद के टाइम को क्या बोलते हैं, ट्रांजाइंट पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और किसी ने बोला कि 5 टाइम कांस्टेंट के पहले के पीरियड को क्या बोलते हैं, ट्रांजाइंट पीरियड बोलते हैं। तो दोनों बात बिल्कुल सही है, दोनों में कोई गलती नहीं है। फिर से मैं बोलता हूँ, देखो किसी ने क्या बोला है कि टाइम आफ्टर 4 टाइम कांस्टेंट
है ना, उसको बोल दिया ट्रांजाइंट पीरियड, और किसी ने बोल दिया 5 टाइम कांस्टेंट से पहले का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं ट्रांजाइंट पीरियड। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अपन वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज बिल्ड हो रहा है वो पढ़ रहे हैं टाइम कांस्टेंट। हालांकि ये जो वोल्टेज बिल्ड हो रहा है ये अपन एक्चुअली टाइम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि कितना टाइम बीतने के बाद कितना वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस बिल्ड हो रहा है। लेकिन इस जो टाइम है इसको अपन ने एब्रीवेट कर दिया है किसकी टर्म में, टाइम कांस्टेंट की टर्म में। मतलब जैसे ये वाला जो टाइम था ना, वन 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 टाइम कांस्टेंट, इसको अपन ने क्या बोल दिया, मतलब यहाँ पे कुछ टाइम होता होगा, ठीक है, कुछ टाइम होता होगा, तो अपन ने उसको टाइम ना लिख के अपन ने उसको किसकी टर्म में बोल दिया, वन टाइम कांस्टेंट की टर्म में बोल दिया। ठीक है, और देखो ये वन टाइम कांस्टेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट पे क्या हुआ, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना बिल्ड हो गया, 0.63 Vs, मतलब 63% ऑफ Vs, मतलब टोटल वोल्टेज Vs था, तो ये जो पॉइंट था यहाँ पे कितना वोल्टेज बिल्ड हो गया कैपेसिटर के अक्रॉस, 63% ऑफ Vs, या फिर मैं बोल सकता हूँ 0.63 Vs। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि दोनों एक ही बात है, 63% ऑफ Vs बोल दूँ या परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो अपॉन में 100 आएगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ 0.63 Vs। 5T मैंने बता दिया। यहाँ पे कैपेसिटर क्या होता है, फुल्ली चार्ज मान लेते हैं प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए। हालांकि कैपेसिटर कभी भी बैटरी के वोल्टेज जितना अटेन नहीं करता, वो जैसे कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो कभी एग्जैक्ट वैल्यू अटेन करता ही नहीं। जैसे कि वो 0.9 Vs पहुंच जाएगा, फर्दर और टाइम बीतेगा वो 0.99 Vs पहुंच जाएगा, फिर और टाइम बीतेगा वो 0.999 Vs पहुंच जाएगा, लेकिन कभी भी Vs तक नहीं पहुंचेगा। सोर्स वोल्टेज या बैटरी वोल्टेज की वैल्यू कैपेसिटर के अक्रॉस अटेन नहीं होगी, लेकिन फिर भी अपन प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए मान लेते हैं, लेकिन ऐसा थ्योरेटिकली होता नहीं है। हालांकि देखिए मैंने आप इसके कैपेसिटर के वोल्टेज के अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज बिल्ड होता है उसका ग्राफ मैंने आपको एक बार के लिए समझा दिया, इसको मैं आपको और समझाऊंगा। ठीक है, तो यही था क्या, कैपेसिटर चार्जिंग कर्व फॉर कैपेसिटर वोल्टेज। ठीक है, और आपको पता ही है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि ये चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टेंस फॉलो एक्सपोनेंशियल लॉ। कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल लॉ फॉलो कर रहा है। दूसरा आप देखो कि जब अब ये आ गया कैपेसिटर के सर्किट में जो करंट था उसका ग्राफ आ गया। ठीक है, टाइम कांस्टेंट के अक्रॉस। ठीक है, तो शुरुआत में आपने देखा था जो कैपेसिटर के सर्किट के अंदर जो करंट था वो हाई करंट फ्लो हो रहा था, देखो उसको अपन ने नाम क्या दिया था, आई नोट। लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता गया वैसे वैसे करंट की वैल्यू क्या करी, डिक्रीज होती गई, और 5 कांस्टेंट पे अपन ने 5 टाइम कांस्टेंट पे अपन ने मान लिया था कि कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगा, कैपेसिटर जब क्या हो गया, फुल चार्ज हो गया, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपन ने मान ली 0। हालांकि कभी भी 0 अटेन नहीं होती, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था वन टाइम कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पे क्या होता है, जो करंट होता है वो मैक्सिमम करंट का कितना रह जाता है, 37% आई नोट रह जाता है, या फिर 0.37 आई नोट हो जाएगा। तो ये था कैपेसिटर के सर्किट में करंट टाइम के अकॉर्डिंग कैसे डिक्रीज होता है उसका ग्राफ था। तो यही देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कैपेसिटर चार्जिंग कर्व फॉर कैपेसिटर करंट। कैपेसिटर चार्ज अप एट अ रेट शोन बाय द ग्राफ। कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है, किस रेट पे चार्ज होता है, जिस जिस जो अपन ने यहाँ पे ग्राफ में शो किया है। एक चीज़ बताना भूल गया था, जैसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज लगाया था एक हैवी करंट फ्लो हुआ था आई नॉट। ठीक है, आई नॉट फ्लो हुआ, और धीरे धीरे क्या करा, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज हो गया होता गया, ये करंट क्या होता गया, डिक्रीज होता गया, और एक एक टाइम आया 5 टाइम कांस्टेंट, उसके बाद ये करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, प्रैक्टिकली जीरो नहीं हुआ, लेकिन सॉरी थ्योरेटिकली जीरो नहीं हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली 5 टाइम कांस्टेंट के बाद अपन ने उसको क्या मान लिया, जीरो मान लिया। तो ये 5 टाइम कांस्टेंट तक का पीरियड वापस से ट्रांजाइंट पीरियड है, या फिर मैं बोल दूँ 5 टाइम कांस्टेंट तक, फाइव टाइम कांस्टेंट से पहले का पीरियड ट्रांजाइंट पीरियड है, और 5 टाइम कांस्टेंट के बाद का पीरियड स्टेडी स्टेट पीरियड। देखो 5 टाइम कांस्टेंट के बाद तो उसने जीरो वैल्यू अटेन कर ही ली है करंट ने, लेकिन 5 टाइम कांस्टेंट से पहले तक अगर अपन को करंट की वैल्यू निकालनी है हर पॉइंट पे, तो वो अपन ने इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, आई इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये देखो ये लिखा है कैपेसिटर चार्जिंग करंट, सी पॉइंट सी सी मतलब कैपेसिटर चार्जिंग करंट। यहाँ तक अपन 5 टाइम कांस्टेंट तक, 5 टाइम कांस्टेंट से पहले तक कैपेसिटर सर्किट के अंदर जो करंट है वो रेगुलरली चेंज हो रहा है। तो अगर अपन को करंट की वैल्यू निकालनी है तो अपन इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। यहाँ पे इसका मतलब है कैपेसिटर चार्जिंग करंट। यहाँ पे देखो मैंने एक चीज़ और बोलता था, इस सी पॉइंट सी वी का मतलब है कैपेसिटर चार्जिंग वोल्टेज। तो अपन इन्हीं दोनों जो ग्राफ थे अपने, कैपेसिटर वोल्टेज, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, और सर्किट के अंदर करंट, जो अभी मैंने आपको समझाया, अब इसी को अपन डिटेल से देखेंगे अलग अलग स्टेटमेंट के थ्रू। क्योंकि देखो
आसान क्वेश्चन नहीं आता, ये हमेशा घुमा फिरा के ही आता है। हालांकि जवाब तो वही रहता है लेकिन स्टेटमेंट थोड़े अलग अलग से रहते हैं। तो देखो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि जैसे जैसे कैपेसिटर में करंट फ्लो होने लगता है, जैसे मैं आपको ये स्टेटमेंट रीड करा देता हूँ। एज द करंट फ्लो इनटू द कैपेसिटर इट बिगेन टू अक्वायर इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे जैसे सर्किट के अंदर बोलूँ या कैपेसिटर के अक्रॉस करंट फ्लो करने लगता है, तो जैसे वैसे वैसे ही क्या होता है, जो कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर करता है। और जैसे ही अपन को पता है इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर करता है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज भी बिल्ड होने लगता है। और किस तरीके से बिल्ड होने लगता है वो इस फिगर के थ्रू अपन ने समझा था। देखो मैं आपको यहाँ पे भी समझाता हूँ कि जैसे ही बैटरी कनेक्ट की थी अपन ने कैपेसिटर से, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगा था और वो यहाँ एक्यूमुलेट होने लगे थे और चार्ज का डिफरेंस होने लगा था। चार्ज बिल्डअप होने लगा था, तो वोल्टेज भी इंक्रीज होने लगा था। तो मैं यहाँ पर करंट लिख रहा क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपन क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। और जैसे जैसे करंट फ्लो होने लगा था वोल्टेज बिल्डअप होने लगा था, और वो इस ग्राफ की मदद से देखा था। देखो आप यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। शुरुआत में देखो बहुत तेज़ी से राइज़ किया था, क्योंकि शुरुआत में जो चार्ज का फ्लो था वो बहुत ही तेज़ था, या फिर मैं बोल दूँ करंट का फ्लो था वो बहुत ही तेज़ था। और फिर जब कैपेसिटर ने सोर्स वोल्टेज या बैटरी वोल्टेज जितना वोल्टेज अक्वायर कर लिया, उसके बाद कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिला। उसके बाद जो कर्व था वो स्टेबल हो गया। तो ये वाला एक पॉइंट हो गया। दूसरा देखो यहाँ पे लिखा है कर्व इज डिस्क्राइब एज एक्सपोनेंशियली राइजिंग कर्व। देखो एक्सपोनेंशियल कर्व नहीं, सिर्फ एक्सपोनेंशियल कर्व नहीं, एक्सपोनेंशियली राइजिंग कर्व। ये राइज कर रहा है ना एक्सपोनेंशियली, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली राइजिंग कर्व। अगला पॉइंट है द ग्राफ अबाउ ये एक्सप्लेनिंग हाउ द वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज ओवर द टाइम अंटिल इट रीच द वोल्टेज सोर्स। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि वो ग्राफ अपन को क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है जब तक वो कौन सा वोल्टेज अटेन नहीं कर ले, वोल्टेज सोर्स उसके अप्रॉक्स नहीं पहुंच जाए। ठीक है, तो वही तो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है। द ग्राफ अबाउ इज एक्सप्लेनिंग हाउ द वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज ओवर टाइम अंटिल इट रीच द वोल्टेज सोर्स। ठीक है, फिर देखो एक और पॉइंट लिखा है द स्लोप ऑफ द ग्राफ लिखना चाहिए था। द स्लोप ऑफ द ग्राफ इन द बिगनिंग इज स्टीपर बिकॉज एट द टाइम द कैपेसिटर स्टार्टिंग टू चार्ज अप विथ फुल करंट। देखो स्टीपर का मतलब होता है हाईली क्विकली राइजिंग। देखो मैंने यहाँ पे लिख रहा है राइजिंग और फॉलिंग वेरी क्विकली, तो यहाँ पे स्टीपर का मतलब होगा राइजिंग वेरी क्विकली। देखो ये बोल रहा है जो शुरुआत में कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का ग्राफ था वो क्या था, स्टीपर था, मतलब बहुत तेज़ी से राइज करा। क्यों तेज़ी से राइज करा, क्योंकि जो शुरुआत में जो करंट फ्लो कर रहा था या फिर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था वो क्या था, बहुत ही तेज़ी से फ्लो कर रहा था। इसलिए जो वोल्टेज का बिल्डअप था वो भी बहुत ही तेज वोल्टेज का बिल्डअप था वो भी बहुत ही तेज़ी से हुआ। ठीक है, फिर लिखा है मोर टाइम पासिस एंड द स्लोप इज स्टार्टिंग टू गेट इन स्टेबल कर्व। जैसे जैसे टाइम पास हुआ, जैसे जैसे टाइम इलेप्स्ड हुआ या टाइम पास हुआ, वैसे वैसे क्या हुआ, कैपेसिटर ने अपना स्टेबल कर्व अटेन किया, क्योंकि उसने जो वोल्टेज था कैपेसिटर सोर्स वोल्टेज उतना वोल्टेज अटेन कर लिया। और ये मैंने आपको बता दिया, ये उसने उतना वोल्टेज कैपेसिटर ने सोर्स वोल्टेज या बैटरी वोल्टेज अटेन कब किया, अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम कांस्टेंट पे। अप्रॉक्सीमेटली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एग्जैक्ट वैल्यू टाइम की अपन नहीं बता सकते। ठीक है, तो और जो मैंने वो बताया था ट्रांजाइंट पीरियड, उसके लिए भी मैं फिर से बता देता हूँ। अब बिफोर 5 टाइम कांस्टेंट बोला था, ठीक है ना, ऐसे नहीं बोला था अप टू 5 टाइम कांस्टेंट। ठीक है, आपको शुरुआत में ही बताया था कि जैसे 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 ही कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी लगाई अपन ने, ठीक है, वैसे वैसे एक हाई जो इलेक्ट्रॉन था वो बहुत तेज़ी से फ्लो होने लगा और कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज अक्यूमुलेट होने लगा और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज बिल्डअप होने लगा। शुरुआत में जो चार्ज का फ्लो था या करंट का फ्लो था ये बहुत ही हाई था, इसलिए कैपेसिटर भी क्या है बहुत तेज़ी से चार्ज हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता कैपेसिटर के चार्जिंग की जो रेट थी वो स्लो होती ही चली गई। ठीक है, इसी बात को देखो कहीं पे इस तरीके से लिखा गया है द चार्जिंग रेट स्लोअर व्हेन द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर एंड द सोर्स वोल्टेज थिन आउट। ये कहना जा रहा है कि चार्जिंग रेट स्लोअर कब हुई, जब सोर्स वोल्टेज और कैपेसिटर वोल्टेज के बीच में जो डिफरेंस था वो थिन आउट होता गया या फिर कम होता गया। देखो मैं आपको इस बात को समझाता हूँ कि कैसे ये बोल रहा है। देखो ये सर्किट मैंने आपको बताया था कैपेसिटर की चार्जिंग का सर्किट, ठीक है, क्लोज स्विच में। ठीक है, जब मैंने बैटरी के जो सोर्स वोल्टेज था उसको कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया था, उसके बाद मैंने इसमें आपको केवीएल लगा के भी दिखाया था और बताया था कि पोलैरिटी कैसे मार्क होती है और केवीएल कैसे लगाते हैं। उसके बाद मैंने करंट की वैल्यू निकाली थी जो लगाई थी सोर्स वोल्टेज माइनस कैपेसिटर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अपॉन रेजिस्टेंस आर। अब देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को मान लो कि ये 1 है, ठीक है, तो देखो करंट की वैल्यू इक्वल्स टू अब रह जाती है वी एस माइनस वी सी अपॉन
1, तो सिंपल सी रह गई I इक्वल्स टू वी एस माइनस वी सी। ठीक है, अब बैटरी के वोल्टेज को अपन ने फिक्स कर दिया कितने, 5 वोल्टेज पे। तो देखो शुरुआत में जो जैसे ही स्विच को क्लोज किया था तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज एकदम से तो बिल्ड हुआ नहीं था, जैसे मैं शुरुआत से कहता रहा हूँ। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना था, 0। तो 5 माइनस 0 जो डिफरेंस था वो कितना था, 5 था। मतलब जो कैपेसिटर था जो शुरुआत में कितने कितने करंट से चार्ज हो रहा है, 5 एम्पियर से। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से भी बोल सकता हूँ कि जो कैपेसिटर की चार्जिंग की रेट है वो कितनी है, 5 कूलम पर यूनिट सेकंड। इससे भी बोल सकता है कि करंट बोल लो या फिर डी क्यू बाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल लो, जिसको डी क्यू बाई डी टी बोलते। तो देखो जब डिफरेंस 5 का था, ठीक है, तो कितनी तेज़ी से चार्ज हो रहा था, 5 कूलम पर यूनिट सेकंड से। लेकिन जब 5 यूनिट पर यूनिट कूलम से, जब 5 कूलम पर यूनिट सेकंड से जब चार्ज हो रहा था तो कैपेसिटर चार्ज हो गया मान लो 2 वोल्ट तक। ठीक है, अब देखो जो डिफरेंस था ये तो 5 ही रहेगा, 5 माइनस 2, तो डिफरेंस देखो कम हो गया। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हुआ 2 वोल्ट थे तो डिफरेंस देखो कम हो गया। अब जो डिफरेंस था वो 3 रह गया। मतलब अब जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है वो 3 कूलम पर यूनिट सेकंड से चार्ज हो रहा है। देखो शुरुआत में जब डिफरेंस ज़्यादा था तो कैपेसिटर ज़्यादा रेट से चार्ज हो रहा था, लेकिन जैसे ही डिफरेंस कम हुआ या फिर मैं बोल दूँ थिन आउट हुआ तो कैपेसिटर भी कम रेट से चार्ज होने लगा 3 कूलम पर यूनिट सेकंड से। फिर इस 3 कूलम पर यूनिट सेकंड से जब कैपेसिटर फर्दर चार्ज हुआ तो उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ गया, 3 वोल्ट। तो देखो अब जो डिफरेंस था वो 5 माइनस 3, अब वो घट के कितना रह गया, 2। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा था जो चार्जिंग की रेट है वो भी क्या हो रही थी, कम होती जा रही थी। और यही ये समझाना चाह रहा है कि जैसे जैसे सोर्स वोल्टेज और कैपेसिटर वोल्टेज के अक्रॉस जो डिफरेंस था वो थिन आउट होता जा रहा है। ठीक है ना, देखो डिफरेंस जो थिन आउट होता जा रहा है या फिर कम होता जा रहा है, वैसे वैसे चार्जिंग की रेट क्या होती जा रही है, स्लो होती जा रही है। ये इसी बात को समझाना चाह रहा था, इसीलिए इसने ये स्टेटमेंट लिखा है। उसके बाद देखो इन दोनों बातों को मैंने समेट के लिखा है एक और चीज़ में। द राइज इन द आरसी चार्जिंग कर्व इज मच स्टीपर एट द बिगिनिंग बिकॉज द चार्जिंग रेट इज़ फास्टर एट द स्टार्ट ऑफ चार्जिंग। जो राइज था आरसी चार्जिंग कर्व में वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा स्टीपर था। मतलब क्विकली राइज कर रहा था, कब, शुरुआत में। क्यों, क्योंकि जो चार्जिंग रेट थी बहुत ही फास्टर थी। और फास्टर कब थी, स्टार्ट ऑफ चार्जिंग में। लेकिन फिर देखो क्या लिखा है, सून टेपर ऑफ एक्सपोनेंशियली एज कैपेसिटर टेक एडिशनल चार्ज एट स्लोअर रेट। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे क्या हो गई, जो कैपेसिटर की चार्जिंग की रेट थी या फिर जो एक्सपोनेंशियल कर्व था वो टेपर कर गया। वो पहले तो राइजिंग था, उसके बाद वो क्या हो गया, लीनियर हो गया। यहाँ पर टेपर्स का मतलब हो गया कि वो लीनियर हो गया। क्यों, क्योंकि जो कैपेसिटर चार्ज ले रहा था वो स्लोअर रेट पे ले रहा था। और तो इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ, इस लाइन को, इस पूरे स्टेटमेंट को मैं बोल सकता हूँ कि शुरुआत में तो कैपेसिटर बहुत तेज़ी से चार्ज कर रहा था क्योंकि जो चार्जिंग की रेट थी बहुत ही फास्टर थी। लेकिन जो जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे क्या हुआ, कैपेसिटर की जो चार्जिंग थी वो लीनियर होगी। मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आया। क्यों, क्योंकि जो कैपेसिटर की चार्जिंग रेट थी वो बहुत ही स्लो हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये देख लो टेपर का मीनिंग मैंने यहाँ पे भी लिख के रख रखा है। द मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स टेपरिंग इज ए काइंड ऑफ शेप डिफॉर्मेशन आइदर लीनियर और नॉन लीनियर। मैथ्स और फिजिक्स में क्या है कि टेपरिंग का मतलब होता है कि शेप का डिफॉर्म हो जाना, या तो फिर वो लीनियर हो या फिर वो नॉन लीनियर में डिफॉर्म हो। फिर देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिखा है, द राइज ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज एंड द फॉल ऑफ कैपेसिटर करंट हैज़ एन एक्सपोनेंशियल कर्व। या तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज जो राइज करता है वो भी कैसा है, एक्सपोनेंशियल कर्व है। या जो सर्किट में जो करंट फॉल करता है वो भी क्या है, एक्सपोनेंशियल कर्व है। ठीक है, देखो इस बात को मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रखा है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। एक्सपोनेंशियल कर्व मतलब शुरुआत में जो वैल्यूज़ है वो देखो रैपिडली चेंज हो रही है। देखो इस टाइम कांस्टेंट पे वोल्टेज ये था, अगर आपके इसके बाद का ही जस्ट बाद का एक पॉइंट ले लो तो उस पर देखो वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यू आ गई। तो देखो इतने से टाइम इंटरवल में जो था कैपेसिटर के वोल्टेज की जो वैल्यू थी वो चेंज हो रही है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। कब तक, जब तक कैपेसिटर वो बैटरी के वोल्टेज को अटेन नहीं कर ले या फिर सोर्स वोल्टेज को अटेन नहीं कर ले, उस टाइम तक कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो रैपिडली चेंज होगा, या फिर मैं बोल दूँ रैपिडली इंक्रीज होगा। उसके बाद ये स्टेबल कर्व ले लेगा। ठीक है, और कब ले लेगा, जब कैपेसिटर बैटरी के वोल्टेज या सोर्स के वोल्टेज को अटेन कर लेगा। वैसे ही बात आप करंट में देख सकते हो, करंट की वैल्यू तब तक फॉल करती रहेगी। देखो हर टाइम कांस्टेंट पे करंट की वैल्यू डिफरेंट आ रही है जब तक कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हो जाएगा। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज कब हुआ था, 5 टाइम कांस्टेंट के बाद। उसके बाद करंट क्या हो गया था, 0 हो गया था, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो एडिशनल चार्ज स्लोअर रेट पे ले रहा था। ठीक है, आप इस बात को समझिए। और देखो मैंने यहाँ पे यही लिखा है, इट मीन्स द वैल्यूज़ आर चेंजिंग रैपिडली इन द अर्ली एंड सेटिंग डाउन आफ्टर ए सेट अमाउंट ऑफ टाइम। जो वैल्यूज़ थी वो शुरुआत में तो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही थी, लेकिन सेटल डाउन होगी एक सेट अमाउंट ऑफ टाइम के बाद। और वो सेट अमाउंट ऑफ टाइम मैंने आपको बता ही दिया, 5 टाइम कांस्टेंट था अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एग्जैक्ट वैल्यू आप अपन बता नहीं सकते हैं।
फिर देखो मैंने इसको इस बात को एक ऐसे और लिखा, दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिग दैट इज इन द कैपेसिटर चार्ज द वोल्टेज अक्रॉस इट राइजेज एंड द चार्जिंग करंट फॉलो इन वैल्यू। ये मैं आपको बार बार मैं बताता आया हूँ कि जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा वोल्टेज जो था वो इंक्रीज़ होगा, तो और जो चार्जिंग करंट था या जो सर्किट के अंदर करंट था वो रैपिडली डिक्रीज़ करेगा। देखो भाई अब मैं आपको वन टाइम कांस्टेंट के बारे में बताऊंगा। देखने में ऐसा लगता है कि वन टाइम कांस्टेंट क्या है, बिल्कुल आसान सा है, लेकिन मैं आपको भी समझाऊंगा ना तो आप खुद भी सोचोगे। तो देखो सबसे पहले बताता हूँ, ये कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज बिल्डअप हुआ था वो है, उसका ग्राफ है, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी लगाई थी, सोर्स लगाया था, वैसे वैसे कैपेसिटर चार्ज होने लगा था। तो चार्ज होते होते एक टाइम ऐसा आया था, ठीक है, मैं टाइम कांस्टेंट नहीं बोल रहा हूँ, देखो अपन पढ़ किसके बारे में ले, वन टाइम कांस्टेंट के बारे में। तो मैं फिर से आपको बोल दूँ, जैसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस सोर्स वोल्टेज लगाया था, कैपेसिटर चार्ज होने लगा था और एक टाइम ऐसा आया था, क्या आया था, टाइम ऐसा आया था, टाइम कांस्टेंट नहीं, एक टाइम ऐसा आया था कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो 63% ऑफ सोर्स वोल्टेज तक पहुंच गया। जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो 63% ऑफ सोर्स वोल्टेज तक पहुंच गया, या फिर मैं इसको बोल देता हूँ 0.63 VS हो गया, 0.63 सोर्स वोल्टेज हो गया। और उस टाइम को अपन ने नाम दिया क्या, वन टाइम कांस्टेंट। समझ में आई मेरी बात? फिर से बोल देता हूँ, जैसे कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी लगाई, वोल्टेज सोर्स लगाया था, कैपेसिटर चार्ज होने लगा था और एक टाइम ऐसा आया था, एक टाइम कांस्टेंट ही, एक टाइम ऐसा आया था जहाँ पे जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो 63% ऑफ सोर्स वोल्टेज तक पहुँच गया था। और उस टाइम को अपन ने नाम दिया क्या, वन टाइम कांस्टेंट का। ठीक है, मेरी बात को आप समझ गए होंगे। उस टाइम को नाम दिया जहाँ पे वोल्टेज 0.63% ऑफ VS पहुँच गया था, क्या नाम दिया, वन टाइम कांस्टेंट का। तो ये वन टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन हो गई। अभी मैं इसको आपको रीड करके भी बता दूंगा। सिमिलरली शुरुआत में हैवी करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे जो करंट था वो 37% ऑफ इनिशियल करंट रह गया या मैक्सिमम करंट रह गया। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में करंट था, मैक्सिमम था, तो मैं उसको इनिशियल करंट भी बोल सकता हूँ या मैक्सिमम करंट भी बोल रहा हूँ। एक टाइम ऐसा आया कि 37% ऑफ इनिशियल करंट या मैक्सिमम करंट ही रह गया। उस टाइम को क्या नाम दिया गया, वन टाइम कांस्टेंट नाम दिया गया। अब देखो इसको अभी मैं और बताऊंगा कि एक और क्या बात छुपी हुई है इसमें। तो देखो सबसे पहले तो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई, तभी देखो ये टाइम की बात करता है। इस वाली जो एक्स एक्सिस है इस पर टाइम की बात करता है कि जैसे जैसे टाइम बिल्ड हुआ, और यहाँ पे लिख देता है वन टाइम कांस्टेंट। बाई वन टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट तो R/C हुआ, उसको टाइम से कैसे कंपेयर किया जा सकता है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, एज द कैपेसिटर चार्ज अप द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट प्लेट बिगेन टू इंक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे कैपेसिटर के अक्रॉस जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होने लगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसकी प्लेट के अक्रॉस वो इंक्रीज होने लगा। ये मैं आपको शुरुआत से बताता आ रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। विथ एक्चुअल टाइम टेकन फॉर द चार्ज ऑन द कैपेसिटर टू रीच 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल फुल्ली चार्ज वोल्टेज इन आवर कर्व 0.63 बीइंग नोन एज वन फुल टाइम कांस्टेंट। तो वो जो एक्चुअल टाइम लगा उसको 63% ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल फुल्ली चार्ज वोल्टेज के तक पहुंचने के लिए, उस टाइम को अपन ने क्या नाम दिया, वन फुल टाइम कांस्टेंट का नाम दिया। वापस से बोल देता हूँ, जो एक्चुअल टाइम लगा उसको 63% ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल फुल्ली चार्ज वोल्टेज तक पहुंचने का, 63% ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल फुल्ली चार्ज वोल्टेज तक पहुंचने में जो टाइम लगा, उस टाइम को हमने नाम दिया वन फुल टाइम कांस्टेंट, या फिर आप इसको सिंपल सा बोल लो वन टाइम कांस्टेंट। तो आप 100 बात की एक बात है, दिस 0.63 VS वोल्टेज पॉइंट इज गिवन द एब्रीवेशन ऑफ वन टाइम कांस्टेंट। ये जो पॉइंट था 0.63 VS, इस टाइम पे जो इस वोल्टेज वाले पॉइंट पे जो टाइम था उसको नाम दिया गया या एब्रीवेट किया गया वन टाइम कांस्टेंट का। ठीक है, अब देखो आगे, as mentioned above, t is the time constant of the circuit and it can be shown that after the length of time equal to one time constant। वही बात लिखी है, t टाइम कांस्टेंट है सर्किट का, और ये अपन ने शो करके बताया ग्राफ में कि एक लेंथ ऑफ टाइम, और वो लेंथ ऑफ टाइम किसके इक्वल थी, वन टाइम कांस्टेंट के। तो जो वोल्टेज था कैपेसिटर के अक्रॉस वो 63% ऑफ सप्लाई वोल्टेज तक राइज कर गया था, जिसका मतलब जब मैं आपको समझाता हूँ, जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था 0.63 ऑफ सोर्स वोल्टेज पहुंच गया था। देखो आप 63% ऑफ VS बोल लो, या ये परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 0.63 VS हो जाएगा। तो आप दोनों बातों में कंफ्यूज मत होना। तो देखो इसने क्या किया, वो जो लेंथ ऑफ टाइम थी उसको नाम दिया गया वन टाइम कांस्टेंट का। ठीक है, तो देखो आप यहाँ से एक आइडिया तो लगा लो कि जो टाइम कांस्टेंट है और टाइम है इसकी यूनिट सेम होती होगी। तो अपन को पता है टाइम की यूनिट तो सेकंड होती है, और तो टाइम कांस्टेंट की यूनिट भी क्या होती होगी, सेकंड होती होगी। लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है वो R/C होता है। तो आप सोचोगे कि R/C
आर इंटू सी, रजिस्टेंस को फेराड में लिया और रजिस्टेंस को ओम में लिया और कैपेसिटेंस को फेराड में लिया, तो इसकी यूनिट सेकंड कैसे आ सकती है वो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा। लेकिन फिलहाल आप ये याद ही रख लो कि जो टाइम कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट भी क्या होती है, सेकंड होती है। तो जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो 0.63 Vs तक पहुंच गया, कब, वन टाइम कांस्टेंट तक, ठीक है। तो चार्जिंग करंट क्या होगा जिस इंस्टेंट पे, तो देखो चार्जिंग करंट याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि 0.37 I0 दिखाया था, तो देखो वो निकल के कैसे आता, वो भी मैं आपको बता दूं। ये इक्वेशन आपको पता ही है, अपन ने KVL लगा के निकाली थी। तो सोर्स वोल्टेज की जगह सोर्स वोल्टेज और कैपेसिटर वोल्टेज कितना चार्ज हो गया था, 0.63 Vs। इन दोनों में कॉमन क्या है, Vs कॉमन लिया यहाँ से, तो कितना बचा 1। 0.63 Vs में से Vs कॉमन लिया तो 0.63, तो यहाँ पे क्या बच गया Vs और ये अपॉन में R, ठीक है। 1 माइनस 0.63 करो तो 0.37 आता है, आप कैलकुलेट करके देख लेना। और Vs अपॉन R, जो शुरुआत में जो करंट फ्लो हुआ था जब कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो जीरो था, तो सिर्फ ये रजिस्टेंस ही करंट को क्या कर रहा था, रजिस्ट कर रहा था। तो जो करंट की वैल्यू थी वो मैक्सिमम था, क्योंकि जो कैपेसिटर के अक्रॉस है वो वोल्टेज, जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो जीरो था, वो इसको अपोज नहीं कर रहा था। तो इसको अपन ने टाइम, ये जो कंडीशन थी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जीरो होने की, वो t इक्वल टू 0 थी, इसलिए इस मैक्सिमम करंट को नाम दिया गया था मैंने I0। ये मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था। तो इस टाइम वन टाइम कांस्टेंट पे जो कैपेसिटर का सर्किट, वन टाइम कांस्टेंट में जो सर्किट में जो करंट था उसको क्या नाम दिया गया, वन टाइम कांस्टेंट में जो सर्किट में जो करंट था वो कितना था, 0.37 I0। अब देखो अनदर डेफिनेशन ऑफ वन टाइम कांस्टेंट। अब देखो यार ये वाला जो है ना पहला, ये भी इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द कैपेसिटर वोल्टेज टू रीच 63% क्लोजर टू द वोल्टेज सोर्स। वो टाइम जो बीतने के बाद जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 63% क्लोजर पहुंचता है किसके, वोल्टेज सोर्स के। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हर वन टाइम कांस्टेंट के बाद क्या होता है, जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 63% क्लोजर पहुंचता ही जाता है किसके, वोल्टेज सोर्स के। तो देखो इस बात से अपन ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, देख लो बिल्कुल यूनिक और अलग है कि अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द कैपेसिटर वोल्टेज टू रीच 63% क्लोजर टू द वोल्टेज सोर्स। वो वाला टाइम जो बीतने के बाद जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 63% क्लोजर पहुंचता है किसके, सोर्स वोल्टेज के। और देखो एग्जाम में लिखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन ये वाली, द टाइम कांस्टेंट इज द टाइम टू चार्ज द कैपेसिटर थ्रू अ रजिस्टर। टाइम कांस्टेंट क्या है, टाइम टू चार्ज द कैपेसिटर किसके थ्रू, रजिस्टेंस के थ्रू, फ्रॉम अ इनिशियल चार्ज वोल्टेज ऑफ जीरो। कहाँ से, जब शुरुआत में जो वोल्टेज था वो जीरो था, और जीरो से कहाँ तक चार्ज करना था, टू बी अराउंड 63.2% ऑफ अप्लाइड डीसी वोल्टेज सोर्स। कहाँ तक चार्ज करना था, 63.2% ऑफ अप्लाइड डीसी वोल्टेज सोर्स। बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट डेफिनेशन है कि भाई टाइम कांस्टेंट क्या है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज बिल्ड करना है कहाँ तक, जब इनिशियली जीरो था, जीरो से कहाँ तक बिल्ड करना है, 63.2% ऑफ VS, और किसके थ्रू बिल्ड करना है, डीसी वोल्टेज सोर्स, और किसके डीसी वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस के थ्रू। तो देखोगे ये पिक्चर परफेक्ट डेफिनेशन आई। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना इस टाइम कांस्टेंट के बारे में, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। पहले मैं भी सोचता था कि यार ये टाइम कांस्टेंट और टाइम को इसने एक ही बात क्यों लिख दी, तो फिर मुझे ये समझ में आया कि ये ऐसे बताना चाह रहा है कि उसने उस टाइम को एब्रीवेट करके बोला है कि वो वन टाइम कांस्टेंट है, ठीक है ना। वो पॉइंट जहाँ पे 63% पहुँच गया वो वन टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। इन द RC सर्किट वी गेट द टाइम कांस्टेंट टाउ फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन बिटवीन रेजिस्टेंस इन ओम एंड कैपेसिटेंस इन फेराड। देखो RC सर्किट में जो टाइम कांस्टेंट है, जिसको मैंने शुरुआत में बता दिया था टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। अब इसमें रेजिस्टेंस लेना है ओम में और कैपेसिटेंस लेना है फेराड में। सो मैथमेटिकली वी कैन से दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कैपेसिटर टू चार्ज अप टू वन टाइम कांस्टेंट इज गिवन बाय R इंटू सी। तो मैं मैथमेटिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया अगर मुझे वन टाइम टाइम निकालना है कि वो 0.63% ऑफ VS कब किस टाइम पे पहुंचता है, टाइम कांस्टेंट पे कि किस टाइम पे पहुंचता है, तो मुझे 1 इंटू टी करना पड़ेगा, मतलब 1 इंटू RC करना पड़ेगा। और 1 इंटू RC भी क्यों करना पड़ेगा, सिर्फ R इंटू सी करेगा, क्योंकि 1 से इंटू होने के बाद वही वैल्यू आएगी जो R इंटू सी की आएगी। मैं आपको इसको अलग तरीके से बताता हूँ कि भैया इसने पूछा कि बताओ 63% वोल्टेज, 63% ऑफ सोर्स वोल्टेज तक पहुँचने के लिए कितना टाइम चाहिए, तो ऑप्शन में आपके पास 1 टी भी लिखा हुआ आएगा, लेकिन 1 टी आंसर नहीं होगा। उसने पूछा कितना टाइम चाहिए, तो अपन को पता है कि उसने अपन को वैल्यू दे रही होगी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की, तो अपन को क्या करना है 1 इंटू RC। तो उसने रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू दी होगी, अपन को सिर्फ इन दोनों को इंटू करना है, और अपना जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा, क्योंकि टाउ की जो यूनिट होती है वो भी क्या होती है, सेकंड की। और मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से, क्यों, और तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो वही वैल्यू आ जाएगी जो R इंटू सी की होती है। तो सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि
तो वो जो टाइम निकालना है जब कैपेसिटर 63.2% तक चार्ज हो जाता है वोल्टेज सोर्स के, तो अपन वो सिंपली निकाल सकते हैं आर इंटू सी करने के लिए, आर इंटू सी करके। और अपन से पूछ लिया टू टाइम कांस्टेंट पे वो टू टाइम कांस्टेंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो आर इंटू सी करना है और इंटू टू कर देना। वो मुझे पूछेगा थ्री टाइम कांस्टेंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो आर इंटू सी जिसकी वैल्यू दे रखी होगी वो करना है, इंटू थ्री कर देना है। आप मेरी बात अब समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो यही देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है बेसिकली वी कैन एक्सप्रेस द वन टाइम कांस्टेंट वन टर्म इन इक्वेशन फॉर द कैपेसिटर चार्जिंग एज टाउ इक्वल्स टू आर इंटू सी। तो अपन इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अपन समझेंगे ट्रांजाइंट पीरियड ऑफ ऑपरेशन। तो देखो सबसे पहले ट्रांजाइंट पीरियड या ट्रांजाइंट स्टेट की डेफिनेशन सुन लो। स्टेट इन विच वैल्यूज़ आर कंटिन्यूसली चेंजिंग। वो वाली स्टेट जब वैल्यूज़ जो थी वो वाली स्टेट जब वैल्यूज़ जो होती है वो कंटिन्यूसली चेंज करती है। तो देखो भाई सबसे पहले तो आप ये देखो कि जब 5t कांस्टेंट पे अप्रोक्सीमेटली अपन ने मान लिया था कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया था, और उससे पहले कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज रेगुलरली इंक्रीज कर रहा था, या फिर मैं बोल दूँ टाइम के अकॉर्डिंग कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज रेगुलरली चेंज कर रहा था। तो जब तक चेंज कर रहा था ना वो टाइम था अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम कांस्टेंट। तो इस टाइम पीरियड को अपन ने नाम क्या दे दिया, ट्रांजाइंट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इस टाइम पीरियड तक क्या थी, जो वैल्यू थी वोल्टेज के अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू थी वो कंटिन्यूसली चेंज कर रही थी, इसलिए अपन को नाम दे दिया इसको ट्रांजाइंट पीरियड। देखो मैं आपको तीन बातें बोलता हूँ भाई, ध्यान से सुनना। तीन बातें इसके बाद बोलूँगा। पहले तो मैं अब वही बात रिपीट कर दूँ कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एग्जैक्ट टाइम अपन किसी चीज़ का नहीं बता सकते हैं। अब मैं आपको तीन बातें बोलता हूँ। देखो पहली बात तो ये है कि कहीं लिखा हुआ है कि ट्रांजाइंट पीरियड वो वाला टाइम है जस्ट बिफोर 5 टाइम कांस्टेंट। 5 टाइम कांस्टेंट से जस्ट पहले वाले टाइम को क्या बोला गया, ट्रांजाइंट पीरियड बोला गया। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली उसको अपन ने 5 टाइम कांस्टेंट मान लिया, ठीक है, क्यों, जहाँ पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया था। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किसी बुक्स में बोला गया है, मतलब ज़्यादातर बुक्स में बोला गया टाइम बिफोर जस्ट बिफोर 5 टाइम कांस्टेंट, टाइम जस्ट बिफोर 5 टाइम कांस्टेंट को अपन ने क्या बोल दिया, ट्रांजाइंट पीरियड बोल दिया, ठीक है। और फिर उसको अपन ने अप्रोक्सीमेटली क्या मान लिया, 5 टाइम कांस्टेंट मान लिया, और अपन ने कह दिया कि यहाँ पे जो था कैपेसिटर जो था अप्रोक्सीमेटली फुल्ली चार्ज हो गया था, या वर्चुअली फुल्ली चार्ज हो गया था, या प्रैक्टिकली फुल्ली चार्ज हो गया था, थ्योरेटिकली नहीं हुआ था। किसी बुक्स में लिखा हुआ है जस्ट आफ्टर 4 टाइम कांस्टेंट। तो देखो ये भी बात सही है कि जस्ट आफ्टर 4 टाइम कांस्टेंट जो टाइम है उसको बोल दिया मैंने ट्रांजाइंट पीरियड। फिर उसको भी अप्रोक्स करके अपन ने क्या मान लिया गया, उसको भी अप्रोक्स करके अपन ने क्या मान लिया, 5 टाइम कांस्टेंट तक मान लिया, क्योंकि इस टाइम तक था क्या था, कैपेसिटर जो था वर्चुअली फुल्ली चार्ज हो गया था। देखो मैं आपको इसको ऐसे भी समझा देता हूँ। 4 टाइम कांस्टेंट पे ये 0.98 या 0.998 तक चार्ज हो गया था। अब 5 टाइम कांस्टेंट आएगा ना, 4 टाइम कांस्टेंट तक ये 0.98 तक चार्ज हो गया था। 5 टाइम कांस्टेंट पे ये 0.99 तक चार्ज हुआ था। अब देखो 0.99 तक कहाँ पे चार्ज हो गया था, 5 टाइम कांस्टेंट पे चार्ज हो गया था। अब 6 टाइम कांस्टेंट आएगा ना, तो भी ये Vs पूरा बैटरी वोल्टेज या सोर्स वोल्टेज तक चार्ज नहीं होगा, ये 0.99 चल जाएगा, 0.99% ऑफ Vs चल जाएगा। या फिर 7 टाइम कांस्टेंट आया तो 0.9999% ऑफ Vs चल जाएगा। तो कभी वर्चुअली कभी ये 5 टाइम कभी ये फुल्ली चार्ज तो होने वाला नहीं है, चाहे आप इन्फाइनाइट टाइम तक चले जाओ। तो इसलिए इसने मान लिया कि भाई ट्रांजाइंट पीरियड क्या है, या तो जस्ट बिफोर 5 टाइम कांस्टेंट, या जस्ट आफ्टर 4 टाइम कांस्टेंट, या फिर अप्रोक्सीमेटली अप टू 5 टाइम कांस्टेंट। ये तीनों ही बातें बिल्कुल सही है, ठीक है। और 5 टाइम कांस्टेंट को ये ट्रांजाइंट पीरियड को इसने एक नाम और दे दिया। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी थ्योरी में बताऊंगा कि वो वाला ट्रांजाइंट पीरियड वो वाला टाइम होता है जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, ठीक है। और वो फुल्ली चार्ज कब हुआ था, 5 टाइम कांस्टेंट पे। तो ये 3-4 तरीके से इसने इसको बताया है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अभी थ्योरी में सारा लिख रखा है, मैंने आपको इस ग्राफ में एक बार के लिए बताया। और देखो ट्रांजाइंट पीरियड में अगर अपन को वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हर जगह चेंज हो रही है, तो वो अपन इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया। सिमिलरली बात बिल्कुल करंट पे लागू होती है। 5 टाइम कांस्टेंट तक जो वैल्यूज़ थी वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही थी, और उसके बाद इस जो करंट की वैल्यू थी वो ज़ीरो चली गई थी। हालांकि जैसे कि मैंने पहले बोला ज़ीरो नहीं जाती है, ये ज़ीरो पे अप्रोच करती है, लेकिन कभी ज़ीरो तक पहुंच नहीं पाती है, ठीक है। तो ये आप इस वाली दोनों बातों को मिला के देख सकते हो। हालांकि फिर मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। देखो थ्योरी में बताता हूँ जो मैंने आपको समझा दिया। ये देखो जैसे कि मैंने पहला बताया था, जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज एंड फॉर अ टाइम लेस देन 5 टाइम कांस्टेंट। ये वाली डेफिनेशन कैसे थी,
स्विच क्लोज होने के बाद जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज होने के बाद वो टाइम लेस देन 5 टाइम कांस्टेंट तक, फिर से रीड कर देता हूँ, जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज, जैसे ही स्विच क्लोज हुआ एक टाइम आया लेस देन 5 टाइम कांस्टेंट, टाइम आया लेस देन 5 टाइम कांस्टेंट। इस टाइम पे क्या हुआ, जो सर्किट का जो करंट था और जो वोल्टेज था वो चेंज हो रहा था। वापस से बोल देता हूँ, देखो मैं इसको वैसे ही समझा देता हूँ। एक टाइम आया लेस देन 5 टाइम कांस्टेंट तक, इस टाइम में क्या हुआ, जो सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज था, सर्किट के अक्रॉस जो सर्किट के कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था और जो करंट था वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था, और वो टाइम कब तक का था, लेस देन 5 टाइम कांस्टेंट। दिस पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज ट्रांजाइंट पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द सर्किट, और इस पीरियड को क्या नाम दिया, ट्रांजाइंट पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द सर्किट। अब देखो आगे, ये वाली बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर चेंजेस विद टाइम एंड इज देयरफॉर डिफरेंट वैल्यू एट ईच कांस्टेंट ईच इंस्टेंट होना चाहिए। सॉरी, मैं इसको फिर से रीड कर देता हूँ। एज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर चेंजेस विद टाइम एंड इज देयरफॉर अ डिफरेंट वैल्यू एट ईच टाइम कांस्टेंट अप टू 5 टाइम कांस्टेंट। देखो ये बोल रहा है कि जो वोल्टेज है कैपेसिटर के पास, वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस, वो हर टाइम कांस्टेंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हर टाइम कांस्टेंट पे जो जो वैल्यू है वोल्टेज की कैपेसिटर के अक्रॉस वो क्या है, डिफरेंट है। जैसे कि आप देख लो, इस टाइम कांस्टेंट पे जो वोल्टेज की वैल्यू है वो डिफरेंट है, इस टाइम कांस्टेंट पे जो वोल्टेज की वैल्यू है वो डिफरेंट है, इस टाइम कांस्टेंट पे जो वोल्टेज की वैल्यू है वो डिफरेंट है। और ये डिफरेंट वैल्यू कब तक आती रहेगी, 5 टाइम कांस्टेंट तक आती रहेगी। और 5 टाइम कांस्टेंट के बाद क्या होगा कि कैपेसिटर के जो अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वर्चुअली फुल्ली चार्ज हो जाएगा। कब, कहाँ तक, सोर्स वोल्टेज तक, Vs। उसके बाद फर्दर कोई चेंज नहीं आने आएगा। तो 5 टाइम कांस्टेंट तक वैल्यू चेंज होती रही, और इस जब तक वैल्यू चेंज होती रही उस पीरियड को अपन ने क्या नाम दे दिया, ट्रांजाइंट पीरियड। ठीक है, आप इस बात को समझ गए होंगे। अब देखो फिर से अगली बात आती है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कैपेसिटर टू फुल्ली चार्ज इज इक्विवेलेंट टू अबाउट 5 टाइम कांस्टेंट। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज होने के लिए कितना टाइम माना गया, उसको अपन ने इक्विवेलेंट ले लिया 5 टाइम कांस्टेंट के। इक्वल नहीं लिया है, इक्विवेलेंट लिया है। फिर से बोल देता हूँ, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कैपेसिटर टू फुल्ली चार्ज इज इक्विवेलेंट टू अबाउट 5 टाइम कांस्टेंट। देखो फिर से बोलता हूँ, कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगता है, वो इक्विवेलेंट किसके, 5 टाइम कांस्टेंट के। इक्वल नहीं है। अब जैसे कि मैंने आपको ग्राफ में भी दे दिया था, 5 टाइम कांस्टेंट पे अपन ने मान दिया कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, हालांकि वो हुआ नहीं है। दस द ट्रांजाइंट रिस्पॉन्स ऑफ अ सीरीज आरसी सर्किट इज इक्विवेलेंट टू 5 टाइम कांस्टेंट। तो जो ट्रांजाइंट रिस्पॉन्स था सीरीज आरसी सर्किट का, वो भी किसके इक्विवेलेंट था, 5 टाइम कांस्टेंट के। क्योंकि 5 टाइम कांस्टेंट पे अगर फुल्ली चार्ज हो गया था तो उसके बाद फर्दर कोई चेंज नहीं आने वाला, वो सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा तो चेंज होने वाला नहीं है। इसका मतलब कोई चेंज नहीं आता, वो स्टेबल वैल्यू अटेन कर लेगा जो कि सोर्स वोल्टेज की जितनी होगी। और जैसे मैंने आपको ये इस वाली बात को फिर से देख लो, द इंटरवल ऑफ टाइम फॉर द कैपेसिटर फॉर फुल चार्जिंग इज आल्सो नोन एज ट्रांजाइंट रिस्पॉन्स टाइम। मैंने आपको बता ही दिया था कि भैया जैसे मैं आपको यहाँ पे समझता हूँ, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज कब हुआ, 5 टाइम कांस्टेंट पे। और 5 टाइम कांस्टेंट क्या है, ट्रांजाइंट पीरियड। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज होने में जो टाइम लगता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, ट्रांजाइंट पीरियड। आप देख लो, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज कब होता है, 5 टाइम कांस्टेंट पे, और 5 टाइम कांस्टेंट के टाइम को अपन ने क्या नाम दिया, ट्रांजाइंट पीरियड का। तो मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ कि ट्रांजाइंट रिस्पॉन्स ऑफ टाइम या ट्रांजाइंट पीरियड ऑफ टाइम क्या है, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है। वो तो मैंने यही लिखा है, द इंटरवल ऑफ टाइम फॉर द कैपेसिटर फॉर फुल चार्जिंग इज आल्सो नोन एज ट्रांजाइंट रिस्पॉन्स टाइम। बिल्कुल सिंपल सा लिखा है। अब ये देखो, जस्ट बिफोर 4 टाइम कांस्टेंट वाली डेफिनेशन आ गई। आफ्टर अ टाइम पीरियड, सॉरी आफ्टर वाली आ गई, आफ्टर अ टाइम पीरियड इक्विवेलेंट टू 4 टाइम कांस्टेंट द कैपेसिटर इन आरसी चार्ज सर्किट इज वर्चुअली फुल्ली चार्ज एंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर नाउ बिकम अप्रॉक्स 99% ऑफ इट मैक्सिमम वैल्यू 0.99 Vs। दिस टाइम टेकन बाय द कैपेसिटर टू रीच दिस 50 पॉइंट इज नोन एज ट्रांजाइंट पीरियड। मतलब ये बोल रहा है कि जो टाइम लिया था कैपेसिटर को, जो टाइम लगा था, सिंपल सा मैं बता देता हूँ आपको। वैसे ही 4 टाइम कांस्टेंट के बाद ये बोल रहा है कि जो ट्रांजाइंट रिस्पॉन्स टाइम पे वो क्या है, जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज एक टाइम आया जस्ट आफ्टर 4 टाइम कांस्टेंट, जहाँ पे क्या हुआ, कैपेसिटर वर्चुअली फुल्ली चार्ज हो गया। और वो फुल्ली चार्ज कितना हुआ था, 0.99% ऑफ Vs। इस टाइम पीरियड को अपन ने क्या नाम दिया, ट्रांजाइंट रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, ये यहाँ पे ग्राफ में फिर से बता भी रखा है। ठीक है, फिर देखो, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर आरसी सर्किट टू चार्ज द कैपेसिटर अंटिल इट वोल्टेज रिचेज 0.99 Vs अप्रोक्सीमेटली Vs इज द ट्रांजाइंट स्टेट विच इज अबाउट 5 टाइम कांस्टेंट। अभी मैंने आपको ये वापस से लिख के बताया कि भैया जो टाइम
चाहिए आरसी सर्किट को कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करने के लिए वो कितना चाहिए 5 टाइम कांस्टेंट। और यहाँ पे जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज होता है वो कितना, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है 0.99 Vs, जिसको अपन अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू सोर्स वोल्टेज मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे लिख रखा है नोट ड्यूरिंग द ट्रांजाइंट पीरियड ऑफ टाइम, ये मैंने आपको बता ही दिया। जो इक्वेशन होती है वोल्टेज की, हर जगह वोल्टेज डिफरेंट होता है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो होता है वो अपन इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ वीडियो के शुरुआत में। और करंट निकालना है तो वो इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं अप टू ट्रांजाइंट पीरियड तक, उसके बाद तो करंट जीरो होना ही है। और यहाँ पे जो आई नोट की वैल्यू ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। आई नोट इक्वल्स टू वी एस अपॉन आर, जब शुरुआत में हैवी करंट फ्लो हुआ था। अब देखो ये फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। दिस ट्रांजाइंट रिस्पॉन्स टाइम 5t इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ टाउ आर इंटू सी इन सेकेंड। ये जो ट्रांजाइंट रिस्पॉन्स टाइम है 5t, ये कैसे मेजर करता है, कैसे मेजर किया जाता है टाउ के टर्म में, जिसका मतलब है आर इंटू जो इक्वल होता है आर इंटू सी की, जो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू ओम में लेना है और कैपेसिटर इक्वल्स टू फेराड में लेना है। ठीक है, तो आप सोचोगे कि यार ये क्या बताने की बात हुई, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये देखो इसने बहुत ही बढ़िया लाइन लिखी है। दिस देन फॉर्म द बेसिक ऑफ एन आरसी चार्जिंग सर्किट वेयर 5t कैन आल्सो बी थॉट एज 5 इंटू आरसी। ये बेसिक बना है आरसी चार्जिंग सर्किट का। देखो भाई वो अपन से ऐसे बोलेगा कि वो टाइम बताओ जहाँ पे कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाए, वो टाइम बताओ जहाँ पे कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाए, वो अपन को दे देगा आर की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो अपन को कुछ भी नहीं करना है, फुल चार्ज का निकालना है तो आर इंटू सी करना है और उसमें 5 का इंटू देना है, तो अपने पास वो टाइम निकल के आएगा। टाइम कांस्टेंट नहीं, वो टाइम निकल के आएगा जब कैपेसिटर क्या होगा फुल्ली चार्ज हो गया। तो इसने देखो इस बात को यही लिखा था, ट्रांजाइंट रिस्पॉन्स टाइम 5t इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ टाउ आर इंटू सी इन सेकेंड। ठीक है, जो ट्रांजाइंट रिस्पॉन्स टाइम है वो किस टर्म में मेजर करते हैं, आर इंटू सी के। तो वो अपन से ऐसे भी पूछ सकता है कि ट्रांजाइंट रिस्पॉन्स टाइम बताओ सर्किट का, जब अपने पास को आर की वैल्यू दे दी और सी की वैल्यू दे दी, तो अपन आर इंटू सी करेंगे और उसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ट्रांजाइंट रिस्पॉन्स टाइम आएगा, ये आ जाएगा। या फिर वो टाइम आ जाएगा जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है, या फिर वो अपन को टाउ की वैल्यू दे देगा, डायरेक्ट टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू दे देगा। ठीक है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा, मतलब सिंपली टी की वैल्यू दे देगा और पूछेगा कि बताओ वो टाइम बताओ जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है, या वो टाइम बताओ जब वो टाइम बताओ जहाँ तक ट्रांजाइंट रिस्पॉन्स टाइम रहता है। तो अपन को टाउ में किसका मल्टीप्लाई कर देना है, 5 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो अपने पास वो टाइम निकल के आ जाएगा। अब अपन पढ़ेंगे स्टेडी स्टेट पीरियड के बारे में। देखो अभी तक अपन ने पढ़ लिया था कि एक टाइम आया था 5 टाइम कांस्टेंट, जहाँ पे क्या था, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया था सोर्स वोल्टेज के जितना। उसके बाद कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज में कोई भी चेंज नहीं आया, तो मैं बोल सकता हूँ कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो स्टेबल हो गया। इसी 5 टाइम कांस्टेंट के बाद के टाइम पीरियड को अपन बोलते हैं स्टेडी स्टेट पीरियड। ठीक है, देखो मैंने आपको पहले भी बोला था कि कैपेसिटर कभी भी वोल्टेज सोर्स को अटेन नहीं करता। वो वोल्टेज सोर्स को अपन मान के चल रहे हैं कि वे प्रैक्टिकली मान के चल रहे हैं कि उसने वोल्टेज सोर्स अटेन कर लिया है, तो वो वोल्टेज सोर्स को अटेन नहीं करता। तो वो वोल्टेज सोर्स को कब अटेन करता है, इन्फिनिटी पे अटेन करता है। लेकिन अपन ने प्रैक्टिकल पर्पस और थ्योरेटिकली मान लिया कि वो प्रैक्टिकली मान लिया कि वो 5 टाइम कांस्टेंट पे 5 टाइम कांस्टेंट के बाद स्टेडी स्टेट अटेन कर लेता है। वैसे ही करंट जो होता है ना, वो अपन ने मान लिया है कि 5 टाइम कांस्टेंट के बाद क्या है, करंट ज़ीरो हो जाता है, करंट ज़ीरो आ जाता है। लेकिन करंट कभी भी ज़ीरो नहीं होता। वो करंट ज़ीरो कब होता है, जब टाइम इन्फिनिटी तक पहुंचता है तब करंट ज़ीरो होता है। और ये मैं आपको इसको करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि शुरुआत की जो स्टेट थी वहाँ पे कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज था वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था, और 5 टाइम कांस्टेंट पे अपन ने मान लिया कि कैपेसिटर ने पूरा जो सोर्स वोल्टेज है उसको अटेन कर लिया। उसके बाद कैपेसिटर में फर्दर कोई चेंज नहीं आया, तो इस स्टेट को अपन ने क्या बोल दिया, स्टेडी स्टेट पीरियड। हालांकि फिर मैं बता दूं कैपेसिटर कभी सोर्स वोल्टेज की वैल्यू को अटेन नहीं करता। जैसे अपन मान लेते हैं कि 5 टाइम कांस्टेंट में उसने सोर्स वोल्टेज अटेन कर लिया, हालांकि यहाँ पे कितना वोल्टेज अटेन करता है, 0.99 Vs। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी वो 0.99 Vs, वैसे ही अपन 6t पे जाएंगे तब भी वो Vs, वो जो सोर्स वोल्टेज है उसको नहीं अटेंड करेगा, अब वो 0.99 Vs कर लेगा। वैसे ही अपन 7t पे जाएंगे तो 0.999 Vs अटेंड कर लेगा, लेकिन कभी भी Vs को नहीं अटेंड करेगा। Vs को कब अटेंड करेगा, जब टाइम इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा। लेकिन अपन ने प्रैक्टिकल पर्पस के लिए मान लिया कि 5 टाइम कांस्टेंट पे क्या होता है, वो वर्चुअली फुल्ली चार्ज हो जाता है। जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो पूरा कितना हो जाता है, सोर्स वोल्टेज का जितना। ऐसे ही मैं वापस से बता दूँ, करंट प्रैक्टिकली तो 5 टाइम कांस्टेंट के बाद ज़ीरो हो जाता है, लेकिन वो कभी भी 5 टाइम कांस्टेंट के बाद ज़ीरो नहीं होता है। थ्योरेटिकली वो इन्फिनिटी पे जाके जीरो होता है। इस बात को याद रखना, मैं ये आपको करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे यही लिखा है,
थ्योरी में रीड कर करके बता देता हूँ, हर जगह एक ही बात लिखी हुई है, बस उसको रिपीट कर करके लिखा गया है। देखो मैं आपको रीड करके बताता हूँ। आफ्टर अ टाइम इक्वल्स टू 5 टाइम सेकेंड द ट्रांजाइंट इन द सर्किट सेटल डाउन। 5 टाइम सेकेंड के बाद क्या हुआ था, जो सर्किट के अंदर जो ट्रांजाइंट थे, जो चेंज हो रहा था कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू में या करंट, सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू में, वो सेटल डाउन हो गए, वो चेंज होना बंद हो गए। एंड द करंट एंड द वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट इन द सर्किट रीच अ स्टेडी वैल्यू। जो सर्किट के अंदर जो करंट था और जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था, उन्होंने कैसी वैल्यू अटेन कर ली, एक स्टेडी वैल्यू। ठीक है। दिस टाइम पीरियड बियॉन्ड द ट्रांजाइंट टाइम इज नोन एज स्टेडी स्टेट पीरियड। ये टाइम पीरियड जो ट्रांजाइंट टाइम के बाद में था, तो उसको अपन ने क्या नाम दिया, स्टेडी स्टेट पीरियड का नाम दिया। ठीक है। अब इसको और तरीके से बोलो। इसने तो ऐसे बोला है कि भाई बियॉन्ड द ट्रांजाइंट टाइम के बाद जो पीरियड आया उसको इसने स्टेडी स्टेट पीरियड बोला। इसने देखो उसको ऐसे लिख दिया, द टाइम पीरियड आफ्टर 5 टाइम पीरियड, 5 टाइम कांस्टेंट लिखना चाहिए था। द टाइम पीरियड आफ्टर द 5 टाइम पीरियड या 5 टाइम कांस्टेंट इज नोन एज स्टेडी स्टेट पीरियड। इसने ऐसे लिखा गया कि 5 टाइम कांस्टेंट के बाद जो पीरियड था वो कौन सा पीरियड था, स्टेडी स्टेट पीरियड। फिर देखो इसको फिर से इसने लिखा, ये भी इसको भी पढ़ो। ऑन द कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजाइंट पीरियड का कंप्लीट होने के बाद द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर हैज राइजन प्रैक्टिकली टू वीएस। ट्रांजाइंट पीरियड के खत्म होने के बाद जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो प्रैक्टिकली कितना राइज कर गया, सोर्स वोल्टेज के जितना, थ्योरेटिकली नहीं प्रैक्टिकली राइज कर दिया। दैट इज द कैपेसिटर इज फुली चार्ज टू वोल्टेज वीएस। इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटर कितना चार्ज हो गया, जितना सोर्स वोल्टेज था। तो ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है। और दूसरा ये बोल सकते हो, देखो यहाँ पे फिर से एक लाइन लगी है, इसने और सटीक तरीके से बोला है, आफ्टर अ टाइम 5 टाइम कांस्टेंट द कैपेसिटर इज नाउ सेट टू बी फुल्ली चार्ज। ठीक है। एक टाइम पीरियड आया 5 टाइम कांस्टेंट के बाद, जहाँ पे अपन ने क्या कहा कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है विद द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वी सी। जो वोल्टेज था कैपेसिटर वी सी के अक्रॉस वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू सप्लाई वोल्टेज। तो इसने इसको ऐसे बोला कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज था वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू सप्लाई वोल्टेज आ गया। वैसे रियलिटी में 5 टाइम कांस्टेंट पे कितना आया था, 0.99% ऑफ वीएस, रियलिटी पे नहीं, या फिर मैं इसको बोल दूँ थ्योरेटिकली। ठीक है। फिर देखो जब कैपेसिटर ने सोर्स वोल्टेज अटेन कर लिया था, तो क्या सर्किट में करंट कितना रह गया, बहुत ही आसान है ये देखो। तो यही लिख रखा है, एट दिस पॉइंट इन टाइम द करंट इन द सर्किट हैज़ फॉलन टू। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे करंट जो था सर्किट में वो कैसे फॉल करा, ये इक्वेशन मैंने बताई दी थी आपको कैसे आई, वी एस माइनस वी सी अपॉन आर। वी सी की वैल्यू कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू वी एस। तो वी एस माइनस वी एस जीरो। तो करंट की वैल्यू देखो आप यहाँ से भी देख सकते हो, जीरो आ गई। और मैंने आपको वहाँ पे थ्योरेटिकली भी उसमें भी बता दिया था शुरुआत में सर्किट डायग्राम से कि जीरो कैसे आएगा। ठीक है। फिर देखो दस व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज नो लॉन्गर ड्रॉ करंट फ्रॉम द सप्लाई। जैसे कि अपन ने देख लिया कि भाई कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो गया है तो उसके बाद वो जो था सप्लाई से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करेगा। तो भाई देखो मैं आपको 2-3 चीज़ें आपको यहीं पे ही बता देता हूँ, हालांकि मैं आगे भी बताऊँगा। कैपेसिटर सप्लाई से कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा, इसका मतलब करंट कितना हो गया है, ज़ीरो। सर्किट में करंट ज़ीरो की कंडीशन कब होती है, जब ओपन सर्किट हो। इसलिए जो 5 टाइम कॉन्स्टेंट के बाद है सर्किट कैपेसिटर को क्या मान लिया जाता है, ओपन सर्किट मान लिया जाता है। और ये वाली बात हो गई। और ओपन सर्किट मान लिया जाता है और कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज आता है, जितना सोर्स वोल्टेज के अक्रॉस वोल्टेज है, जितना सोर्स वोल्टेज के पास वोल्टेज है। फिर देखो इसने वही बात लिख दी, थ्योरी में लिखी है तो एक वर्ड था इसलिए मैंने इस वाली लाइन को भी लिखा था, चार्जिंग करंट एसिम्प्टोटिकली अप्रोचेस टू जीरो एज द कैपेसिटर बिकम चार्ज अप टू बैटरी वोल्टेज। तो चार्जिंग करंट था वो एसिम्प्टोटिकली अप्रोच करा जीरो की तरफ। क्यों, क्योंकि जो चार्जिंग जो बैटरी जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज या चार्ज था वो बैटरी वोल्टेज के जितना हो गया। अब देखो चार्जिंग करंट एसिम्प्टोटिकली अप्रोचेस टू जीरो का मतलब क्या है कि भाई वो जीरो की तरफ अप्रोच तो कर रहा है लेकिन कभी भी जीरो तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। हालांकि 5 टाइम कांस्टेंट के बाद अपन ने मान लिया कि वो जीरो तक पहुंच गया था, लेकिन वो पहुंचा नहीं, वो पहुंचा एग्जैक्ट थ्योरेटिकली कब, जब टाइम इक्वल्स टू इन्फिनिटी हुआ। तो देखो यहाँ पे मैंने एसिम्प्टोटिकली की भी बात लिख दी, इन सच अ वे एज टू अप्रोच अ गिवन वैल्यू पॉइंट लेवल एक्सेट्रा कंटिन्यूसली विदाउट एवर रीचिंग। किसी की तरफ अप्रोच कर रहा है लेकिन कभी भी किसी की तरफ कंटिन्यूसली अप्रोच कर रहा है लेकिन कभी भी उस तक पहुंच नहीं पा रहा। ठीक है। अब देखो यहाँ नोट करके जो मैंने आपको बताई थी इसकी थ्योरी मैंने लिख रखी है, मैं आपको वैसे बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ, नहीं तो फिर आप सोचोगे कि इफ़ द रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर फॉर्मिंग एन आरसी सर्किट। ये वही फालतू बात है। कैपेसिटर के अक्रॉस
कैपेसिटर का रजिस्टर लगाएंगे तो आरसी सर्किट बनेगा। द कैपेसिटर विल चार्ज अप टू ग्रेजुअली थ्रू द रजिस्टर। कैपेसिटर क्या होगा, रजिस्टर के अक्रॉस चार्ज होगा, ये बताने की बात नहीं है। अंटिल द वोल्टेज अक्रॉस इट रीचेज दैट ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। जैसे ही कैपेसिटर को रजिस्टर के थ्रू चार्ज किया, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा कब तक, जब तक सप्लाई वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर ना आ जाए। ठीक है, फिर देखो अगली लाइन लिखी है, द कैपेसिटर कंटिन्यूसली चार्जिंग अप एंड द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन वी एस एंड वी सी रिड्यूसेज, सो डज द सर्किट करंट आई। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होने लगा, जो वोल्टेज डिफरेंस था वी एस माइनस वी सी में वो रिड्यूस होने लगा, और वो रिड्यूस होने लगा तो करंट भी रिड्यूस होने लगा। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि यहाँ से देख लो भैया कि वी एस माइनस वी सी, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज हुआ, ठीक है, कैपेसिटर चार्ज हुआ तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो रिड्यूस होने लग गया। मैंने 5 वोल्ट वाला एग्जांपल बताया था, जैसे इसकी वैल्यू 5 मान लो, तो 5 माइनस जो कैपेसिटर था, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आया वो 2 आया, तो 5 माइनस 2 3 आया। फिर कैपेसिटर और चार्ज हुआ 3 से, तो जो डिफरेंस था वो कितना हो गया, 5 माइनस 3 2। तो जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जा रहा है, वी एस माइनस वी सी के बीच में जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है, और वी एस माइनस वी सी के बीच में डिफरेंस जो कम होता जा रहा है, तो इस फॉर्मूले से देख लो करंट भी कम होता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आया कि करंट इक्वल्स टू 0 हो गया। इस टाइम पे अपन ने क्या मान लिया, कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी वोल्टेज जितना चार्ज हो गया आ गया है, या फिर मैं बोल दूं कैपेसिटर बैटरी वोल्टेज जितना या सोर्स वोल्टेज जितना चार्ज हो गया। और मैंने आपको पहले भी बताया कि भैया कैपेसिटर अगर बैटरी वोल्टेज के जितना चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर एक्ट करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह। क्यों? क्योंकि आप खुद ही देख लो कि भाई शॉर्ट सर्किट की कंडीशन क्या होती है, जब करंट 0 हो, या तो सोचो कि भाई सोर्स वोल्टेज और कैपेसिटर वोल्टेज दोनों ही इक्वल है, तो करंट फ्लो कैसे करेगा भाई, करंट फ्लो तब करता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस हो। जब पोटेंशियल का डिफरेंस ही 0 है तो करंट भी कितना होगा, 0 होगा। और करंट 0 होगा, करंट 0 का मतलब है ओपन सर्किट की कंडीशन। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली तो अपन ने 5 टाइम कांस्टेंट पे मान लिया था, लेकिन करंट 0 कब होता है प्रैक्टिकली, टाइम इक्वल्स टू इन्फिनिटी। और ये मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, कहाँ तक बता दिया था, यहाँ तक। एट फाइनल कंडीशन ग्रेटर देन 5 टाइम कांस्टेंट व्हेन द कैपेसिटर इज सेट टू बी फुल्ली चार्ज, ये मैंने आपको बता दिया। 5 टाइम कांस्टेंट के बाद जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो करंट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और ये भी बता दिया था चार्ज कितना आ जाएगा, बैटरी वोल्टेज जितना बैटरी के चार्ज जितना आ जाएगा, और वोल्टेज कितना हो जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस जितना बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज है। लेकिन प्रैक्टिकली ये कब होता है, सॉरी थ्योरेटिकली कब होता है, टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे। फिर देखो, At infinity, the charging current finally diminishes to 0 and the capacitor act like open circuit with the supply voltage value entirely across the capacitor. Infinity पे क्या होगा, जो चार्जिंग करंट था वो डिमिनिश हो जाएगा, और जो सर्किट कैपेसिटर कैसे एक्ट करेगा, ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा, जैसे मैंने आपको बता दिया। और जितना भी सप्लाई वोल्टेज था वो किसके अक्रॉस आ जाएगा, कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया। फिर देखो यहाँ पे इसने नोट करके लिखा है, द कैपेसिटर इज रीचिंग इट लिमिट व्हेन द टाइम टेकन इज हायर देन 5 टाइम कांस्टेंट। कैपेसिटर अपनी लिमिट को कब रीच कर रहा है, जब टाइम जो था वो 5 टाइम कांस्टेंट से हाई चला गया। लिमिट का मतलब वो कहाँ तक जा सकता था, सोर्स वोल्टेज जितना जाता सकता, तो 5 टाइम कांस्टेंट के बाद उसने सोर्स वोल्टेज जितनी वैल्यू अटेन कर ली है। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ फॉर द कैपेसिटर चार्जिंग द कैपेसिटर वोल्टेज इज 99% ऑफ वोल्टेज सोर्स। देखो फिर इसने यही बात बोली, अगर यही वैल्यू अपन ये 5 टाइम कांस्टेंट को अगर अपन कैपेसिटर के अगर जो वोल्टेज होता है उस इक्वेशन में पुट करें ना, तो अपने पास आंसर आएगा कि कैपेसिटर के 5 टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना हुआ, 99% ऑफ वोल्टेज सोर्स। फिर से बोल देता हूँ भाई, इसने लिखा है द कैपेसिटर इज रीचिंग इज लिमिट व्हेन द टाइम टेकन इज हायर देन 5 टाइम कांस्टेंट। कैपेसिटर अपनी लिमिट कब रीच कर रहा है, मतलब सोर्स वोल्टेज जितना कब पहुंच रहा है, जब टाइम कांस्टेंट 5 टाइम, जब टाइम जो है वो 5 टाइम कांस्टेंट जितना हो, ठीक है, इससे हायर हो। फिर फ्रॉम द इक्वेशन फॉर द कैपेसिटर चार्जिंग द कैपेसिटर वोल्टेज इज 99% ऑफ द वोल्टेज सोर्स। अगर इसी वैल्यू को 5 टाइम कांस्टेंट की वैल्यू को कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज निकालने की इक्वेशन है, इस 5 टाइम कांस्टेंट को जब उसमें पुट किया जाएगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 99% ऑफ द सोर्स वोल्टेज। द टाइम द कैपेसिटर सेट टू बी फुल्ली चार्ज, एंड इस टाइम पे कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज माना जाएगा, और करंट कितना हो जाएगा, 0। और वो ये वाली सारी बातें मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोटिस द चार्जिंग कर्व, यहाँ पे देखो, नोटिस दैट द चार्जिंग कर्व ऑफ आरसी चार्जिंग सर्किट इज एक्सपोनेंशियल एंड नॉट लीनियर। जो चार्जिंग कर्व है वो कैसे हैं, एक्सपोनेंशियल है और लीनियर नहीं है। ये मैं आपको शुरुआत से ही बताता आ रहा हूँ, लास्ट में मैंने इसको थ्योरी बना के भी लिखा है कि जो चार्जिंग कर्व है वो आरसी चार्जिंग सर्किट है वो एक्सपोनेंशियल है, वो लीनियर
नहीं है। दिस मीन दैट इन रियलिटी द कैपेसिटर नेवर रीचेज 100% फुल्ली चार्ज। इसका मतलब रियलिटी में या फिर मैं बोल दूँ थियोरेटिकली कैपेसिटर कभी 100% फुल्ली चार्ज नहीं पहुंच सकता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 100% वैल्यू आ जाए। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज आफ्टर 5 टाइम कॉन्स्टेंट व्हेन इट रीचेज 99.3% वोल्ट चार्ज, सो एट दिस पॉइंट द कैपेसिटर इज कंसिडर टू बी फुल्ली चार्ज फॉर ऑल प्रैक्टिकल वैल्यू। सो जब 5 टाइम कॉन्स्टेंट आता है तो अपन 5 टाइम कॉन्स्टेंट आता है तो वो क्या करता है 99.3% चार्ज होता है, इसलिए अपन इसको प्रैक्टिकल पर्पस के लिए मान लेते हैं कि भाई कैपेसिटर जो है वो फुल्ली चार्ज हो गया। फिर देखो इसको मैंने और करके फिर से लिखा है यार, ये लास्ट देख लो। द कर्व ऑफ द ग्राफ हैज़, छोड़ो इसको आप पढ़ लेना, ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, ठीक है। मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। फिर ये देखो बेस्ट वन, एज द कैपेसिटर नीड अ टाइम पीरियड इक्वल्स टू 5 टाइम कॉन्स्टेंट टू चार्ज अप टू 99.3 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, व्हेन दिस हैपन वी अज्यूम फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। कैपेसिटर 5 टाइम कॉन्स्टेंट के बाद 99% वैल्यू अटेंड कर लेता, तो अपन ऑल प्रैक्टिकल पर्पस के लिए अज्यूम क्या कर लेते हैं कि जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज हो गया, हालांकि ऐसा होता नहीं है। वाइल इन थ्योरी इट टेक एन इनफाइनाइट टाइम फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन टू बी रीच। हालांकि थ्योरी में उसको स्टेडी स्टेट कंडीशन रीच करने के लिए इनफाइनाइट टाइम तक जाना पड़ेगा। इन प्रैक्टिकल टाइम आफ्टर 5 टाइम कॉन्स्टेंट नियरली इम्पॉसिबल टू ऑब्जर्व फर्दर चेंज। तो भाई ये इसलिए बोला है प्रैक्टिकल पर्पस के लिए अपन ने इसलिए मान लिया क्योंकि 5 टाइम कॉन्स्टेंट के बाद जो चेंज होता है उसको नोटिस करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप खुद देख लो कि 5 टाइम कॉन्स्टेंट के बाद 6 टाइम कॉन्स्टेंट आए तो 0.99 VS हो जाएगी, 7 टाइम कॉन्स्टेंट आए तो 0.999 VS हो जाएगी। तो इस चेंज को ऑब्जर्व करना इम्पॉसिबल है, इसलिए 5 टाइम कॉन्स्टेंट के बाद क्या करा, वैल्यू को स्टेबल मान लिया। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि वो इनफाइनाइट क्यों बोल रहा था। देखो मैंने इसको इक्वेशन से सॉल्व करके बताया। फॉर द चार्ज ऑन द कैपेसिटर टू अटेन इट मैक्सिमम वैल्यू क्यू नॉट, मतलब कितना टाइम लगेगा कैपेसिटर को चार्ज क्यू नॉट अटेन करने के लिए। तो देखो क्यू इक्वल्स टू मान लो कितना अटेन करना है, क्यू नॉट, ठीक है। अब देखो चार्ज बोल लूँ या वोल्टेज बोल लूँ, ठीक है एक ही बात है। तो अपने पास कैपेसिटर की चार्जिंग की, कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज होता है उसकी इक्वेशन होती है क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है। और अपन को चार्ज कितना अटेन करना है, मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट। तो अपन ने क्यू की जगह क्या लिख दिया, क्यू नॉट, ठीक है। तो देखो इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो इक्वल्स टू क्या बचा, 1 इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी बचा। अब इस 1 को उधर लेके जाएंगे, इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे और 1 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो ये आ गया ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो 0 की जगह मैं लिख सकता हूँ ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल्स टू होता है 0। तो मैंने 0 की जगह क्या लिख दिया, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। अब देखो जब बेस सेम हो तो पावर को भी अपन इक्वेट कर सकते हैं। तो जब ई और ई दोनों बेस है तो पावर को इक्वेट करा तो माइनस टी अपॉन आर सी इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, माइनस से माइनस कैंसल, इन्फिनिटी को अपन को पता है क्या होता है 1 अपॉन 0 होता है, या फिर मैं इसको बोल दूँ एनीथिंग अपॉन 0 होता है। तो देखो मैंने इसको लिखा टी अपॉन आर सी इक्वल्स टू 1 अपॉन 0, ठीक है। अब टी इक्वल्स आर सी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 से, तो टी इक्वल्स टू आर सी अपॉन 0। देखो 1 अपॉन 0 ही इन्फिनिटी होता है, एनीथिंग अपॉन 0, एक्स अपॉन 0, वाई अपॉन 0, 2 अपॉन 0, 5 अपॉन 0 सब क्या होता है इन्फिनिटी, क्योंकि मैथमेटिक्स में डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड है, इसलिए एनीथिंग अपॉन 0 कितना हो जाता है इन्फिनिटी। तो टाइम इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो खुद देख लो भाई कि भाई मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट अटेन करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, थ्योरेटिकली इन्फाइनाइट टाइम। तो देखो यहीं पे लिख रखा है thus theoretically the charge on the capacitor will attain its maximum value only after infinite time. Thank you.